हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्मृति सिंह स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल लर्न बायोलॉजी विद स्मृति सिंह पे। आज मैं जैक बोर्ड टर्म 2 के लिए बायोलॉजी का मॉडल सेट 2 का सॉल्यूशन कराने जा रही हूँ। मॉडल सेट 1 का सॉल्यूशन मैं पहले से ही अपलोड कर रखी हूँ और मॉडल सेट 2 मैं आज आपको कराने जा रही हूँ। पूरे मॉडल सेट 2 का मैं सही तरीके से आंसर करवाऊंगी जो आपके लिए सही हो और सटीक हो। ठीक है, तो बिल्कुल सटीक उत्तर होगा और पूरे स्क्रीन पे जितने सारे आंसर होंगे आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। उसको मानिए तो आप उसको वीडियो स्टॉप करके उसको कॉपी में ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल में रह जाएगा, आपके सॉफ्टवेयर में रह जाएगा, तो उससे आपको पढ़ने में सुविधा नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आप उसको स्क्रीन को रोक कर उसे स्टॉप करके लिख लेते हो तो ये आपके लिए अच्छा रहता है। ठीक है, तो जितने सारे आंसर मैं अभी आपको बताऊंगी वो बहुत ध्यान से आपको देखना है, समझना है, और जो चीज़ है उसको मैं समझाती चली जाऊंगी। ठीक है, तो चलिए मॉडल सेट 2 में क्या है पहला क्वेश्चन वो देखा जाए। आपको पहले से ही पता है कि पूरे जो सेट निकले हुए हैं उस सेट में 3 खंड बनाया गया है। खंड अ, खंड ब और खंड स, यानी ए बी सी 3 ग्रुप तैयार किया गया है। इन तीनों ग्रुप में आपको पता है कि अ में 1 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, 1 अंक का है, और जो खंड ब में है दूसरा खंड उसमें 3 अंक का सवाल पूछा जा रहा है, और जो खंड स है उसमें 5 अंक का सवाल पूछा जा रहा है, जिसमें कि 1 नंबर वाले के लिए यानी 1 अंक के लिए जो जवाब दोगे आप वो 1 शब्द का या कम से कम 30 शब्द का होना चाहिए। 1 शब्द हो गया और 1 वाक्य हो सकता है। ठीक है, जो कि अगर 1 शब्द में है या 1 वाक्य में है। लेकिन जब आप 3 अंक के लिए जवाब देते हो तो कम से कम वो 50 शब्द का होना चाहिए, और अगर आप 5 अंक का जवाब दे रहे हो तो कम से कम वो 100 शब्द का होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए कैसे कैसे जवाब देना है और इस जवाब को कैसे अच्छे तरीके से देना है और किस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, बायोपायरेसी क्या है। ठीक है, ये बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि मैं आपको क्लास में भी अच्छे तरीके से करवाई हूँ। बायोपायरेसी, यहाँ सिर्फ शब्द का मतलब जानोगे तो अपने आप इसका उत्तर भी आपको आ जाएगा। ठीक है, बायो मतलब होती है जीवन यानी जिंदगी, एंड पायरेसी, पायरेसी मतलब होती है यहाँ पे चोरी। ठीक है, पायरेसी मीन्स असल में यहाँ चोरी होती है, चिटिंग होती है। तो लाइफ की चोरी, जीवन की चोरी, जिंदगी की चोरी। यहाँ पे जिंदगी की चोरी कहने का मतलब ये है कि जैव प्रौद्योगिकी की मदद से बहुत सारी ऐसी प्रजाति है, चाहे वो पादप की प्रजाति हो चाहे वो जंतु की प्रजाति हो, उस प्रजाति का जो एक आधार होता है, उसका जो एक ओरिजिन होता है, जहाँ पर वो मुख्य तौर पे निर्मित होता है, जिस स्थान का, जिस देश का, जिस समाज का वो होता है, उसके जीन को कॉपी करके यानी उसका गुणन करके दूसरा जीन तैयार कर लेते हैं, और जैव प्रौद्योगिकी की मदद से रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगज डीएनए तैयार करके वैसा ही जीव कोई दूसरा देश तैयार कर लेता है। तो जो प्रजाति जिस देश की है वैसी ही चिटिंग करके दूसरी प्रजाति तैयार कर ली गई, दूसरे देश ने तैयार कर ली, ये हो गई बायोपायरेसी यानी जीवन की चोरी। ठीक है, तो ये तो मतलब हो गया आपको समझने के लिए, लेकिन लिखोगे कैसे, लिखोगे कैसे उसको समझिए। आप बायोपायरेसी आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, सामने जो आपका उत्तर लिखा हुआ है, उत्तर लिखा हुआ है बड़े ही सिंपल तरीके से। मल्टीनेशनल कंपनियों, मल्टीनेशनल जो बहुत तरीके की चीज़ें बनाते हैं वो मल्टीनेशनल कंपनी आप जान ही रहे हो। तो ये मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। ठीक है, मतलब कि आप ऐसे समझ लो कि अगर मेरे पास मेरे खुद का कुछ चीज़ है और मुझसे बगैर पूछे मुझे उसका कोई भुगतान किए बिना मुझे बताए, उसका ना मुझे कोई पेमेंट किए हो ना मुझे बताए हो, और मेरी चीज़ें मेरी जैसी बना करके आप मार्केट में कुछ बेच रहे हो, तो वही हो गई पायरेसी यानी चीटिंग, चोरी। और यहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी के मदद से ये चीज़ बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है, जो देश होते हैं, अच्छे अच्छे देश, वो चोरी कर लेते हैं जीवन की, यानी वैसी जो प्रजाति मिल रही होती है कहीं दूसरे देश में, वैसी प्रजाति वो तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो वही हो गई बायोपायरेसी। तो आपको इस तरीके से उत्तर यहाँ देना है।
ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपको क्या पूछा जा रहा है? अगला सवाल पूछा जा रहा है शैवाल प्रस्फुटन क्या होता है? ठीक है, शैवाल प्रस्फुटन कहने का मतलब हो गया एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम कहने का अर्थ ये है कि आपने बहुत सारे तालाब में देखा होगा कि तालाब पे जो पानी होती है उसके सतह पे पूरे हरे हरे शैवाल पूरे पे फैल जाते हैं। ठीक है, तो वो जो एल्गी यानी वो जो शैवाल पूरे सतह पर फैल गया, वो कैसे फैल गया, किसकी वजह से? तो ये शैवाल प्रस्फुटन क्या होता है, यही आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो शैवाल प्रस्फुटन आपके स्क्रीन पे उत्तर लिखा हुआ है, देखिए ये उत्तर क्या है, आप उत्तर देख लो। ठीक है, लिखा हुआ है अकार्बनिक फॉस्फेट। ठीक है, असल में क्या होता है ना कि जब हम लोग तालाब हो या नदी हो, कोई भी वैसा जलाशय हो जहाँ पे व्यक्ति जो है कुछ अकार्बनिक अकार्बनिक या कार्बनिक तत्वों को उपयोग में लाता है, जैसे आप वहाँ पे वॉशिंग, बाथिंग, नहाना धोना ये सब करते हो, तो उसमें जो डिटर्जेंट यानी सर्फ का उपयोग किया जाता है, जो साबुन का उपयोग किया जाता है, उस साबुन सर्फ के उपयोग में जो तत्व अकार्बनिक तत्व और कार्बनिक तत्व होते हैं, वो तत्व जब उसमें जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा ही ये कार्बनिक तत्व का लोड उस पर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पूरे सतह पर नए-नए पौधे, नए-नए तरह के एल्गी शैवाल का निर्माण होना शुरू हो जाता है, वो उसकी उत्पत्ति होने लग जाती है और पूरे सतह पे ये चीज़ फैल जाता है, जिससे कि उस जलाशय के नीचे सतह पर जो पाए जाने वाला जीव-जंतु है, उस तक प्रकाश नहीं पहुँच सकता और उस सतह के नीचे, उस जलाशय के सतह के नीचे जो उपस्थित पादप होता है, उस पादप पे प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता। तो प्रकाश संश्लेषण ना होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पे जितने पादप होते हैं, उसकी मौत हो जाती है और उस पादप में निर्भर करने वाले जो जंतु होते हैं, उसकी भी मौत हो जाती है। क्योंकि वहाँ पे पादप जब ऑक्सीजन निकालता है, तो उसी ऑक्सीजन पर निर्भर करता है वहाँ का जंतु। तो ये ऑक्सीजन का डिमांड वहाँ यानी उसकी माँग वहाँ बहुत बढ़ जाती है, इस एल्गल ब्लूम के कारण। ठीक है? तो ये एक प्रदूषण का संकेत होता है, ठीक है? एल्गल ब्लूम ये प्रदूषित यानी कि वो जो जल है वो प्रदूषित हो गया है, ओके? तो ये प्रदूषित होने का कारण यही है कि जब उसमें अकार्बनिक तत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके बढ़ने के कारण बहुत ही मात्रा में वहाँ पे एल्गी यानी शैवाल का निर्माण होता है और उस शैवाल की वजह से कुछ छोटे-छोटे वहाँ पे पादप भी निर्मित हो जाते हैं पूरे सतह पर, ठीक है? तो जब पूरे सतह पर पूरा पादप फैल जाता है, तो उस सतह के अंदर यानी पानी के सतह के भीतर जो भी पादप या जंतु मिल रहा होता है, उसको ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, नहीं मिल पाती है उसको ऑक्सीजन, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। ठीक है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण पादप में नहीं हो पाता, ठीक है? तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो ऑक्सीजन भी नहीं निकलता है, जिसके कारण पानी में ऑक्सीजन की कमी होती है और इस तरह से ऑक्सीजन की माँग वहाँ बढ़ जाती है। ठीक है? तो ये तो समझने के लिए आपका मतलब हो गया कि शैवाल प्रस्फुटन हुआ क्या? लेकिन इसको सिंपल सी भाषा में आप लिखोगे कैसे? तो देखिए आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि अकार्बनिक फॉस्फेट एवं नाइट्रेट के जलाशयों में एकत्र होने की क्रिया को सुपोषण कहते हैं। यानी वही जो अकार्बनिक तत्व वहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो नाइट्रेट तत्व पहुँच रहा है, वही यूट्रोफिकेशन हो गया। ठीक है? सुपोषण उसी को कहते हैं, इंग्लिश में यूट्रोफिकेशन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप शैवाल की आबादी में अचानक वृद्धि हो जाती है। ठीक है? एवं इनमें मुख्यतः नील हरित शैवाल जैसे माइक्रोसिस्टिस, मुख्य तौर पर नील हरित शैवाल ज्यादातर इसमें फैलते हैं, माइक्रोसिस्टिस नाम का, जलाशयों की सतह पर फैल जाते हैं। शैवालों की इस अत्यधिक वृद्धि को जल प्रस्फुटन, वाटर ब्लूम या एल्गल ब्लूम कहा जाता है। ठीक है? आपको इतनी ही बात लिखनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखनी है। ठीक है? और समझाने वाली जहां तक बात है वो मैं आपको समझा भी दी। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है आपका IARI को विस्तारित करें। बिल्कुल, ये तो IARI ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका तो विस्तारण आता ही है परीक्षा में आपकी और देखिए आपके सेट में दिया हुआ है। IARI ये आप इंग्लिश में ही अगर इसको लिखो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदी में भी लिखोगे तो वो गलत नहीं होगा, सही ही है। लेकिन इंग्लिश में लिखो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि इंग्लिश ये अंग्रेजी में ही ये अल्फ़ाबेट है IARI, ठीक है? तो I से हो जाएगा इंडियन, जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है उत्तर इसका। I से इंडियन, A से एग्रीकल्चरल, R से रिसर्च
और आई से इंस्टीट्यूट, यानी IARI का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको हिंदी में आप लिख सकते हो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, अनुसंधान संस्थान। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हिंदी में लिख सकते हो, या तो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो आप ये अंग्रेजी वाला नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, ये तो बहुत सिंपल सा सवाल था, बस आपको इसको याद रखना है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है अंड परजीविता क्या है। अंड परजीविता क्या है, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये बहुत ही साधारण सा भी सवाल है और आपको जानना भी चाहिए। असल में ये जो है एक जीके का यानी जनरल नॉलेज का भी ये सवाल है, ठीक है। तो अंड परजीविता क्या है ये देखिए, पहले समझ लीजिए फिर इसको समझिए, ठीक है। अंड परजीविता असल में क्या होता है ना कि आप जैसे शब्द पर ध्यान दोगे तो अपने आप समझ में आएगा। परजीवी क्या होते हैं, परजीवी मतलब जो दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है, उसे परजीवी कहते हैं। यहाँ पे अंड परजीवी क्या हो गया, यानी यहाँ पे ये नहीं मतलब है कि अंडे पे कोई दूसरा परजीवी निर्भर कर रहा है। सीधी सी चीज है, आपने कई बार सुना भी होगा कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, ठीक है। तो घोंसला नहीं बनाती है, तो जब उसके अंडे होते हैं, जब वो अंडे देती है तो वो अंडे कहाँ देती है, ओके। तो कुछ ऐसे पक्षी या कुछ ऐसे जीव हैं जो वो अपना घोंसला नहीं बनाते, वो अपना अंडा दूसरे के घोंसले में देते हैं, ठीक है। तो जब कोई वैसा पक्षी या जीव अपना घोंसला ना बनाकर अपना अंडा दूसरे के घोंसले में देता हो तो वही होती है अंड परजीविता, ठीक है। जैसे कोयल के साथ है, कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, वो घोंसला जो रहता है वो कौवे का रहता है। जब वो अंडा देती है ना कोयल, तो वो कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में डालती है, ठीक है। तो कौवे के घोंसले में ही उसका अंडा पलता बढ़ता है और बाद में वो पूरी तरीके से स्फुटित होकर के उसमें से फिर कोयल निकलती है, ठीक है। तो वो अपना घोंसला नहीं बनाती। तो कोई भी जीव जो अपना घोंसला नहीं बनाता है, वो दूसरे के घोंसले में अपना अंडा देता है, उसी को बोलते हैं अंड परजीविता, ओके। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए जितनी बात मैं बोली बस वैसे ही आपको लिखना है। अपने अंडे को दूसरे के घोंसले में देना अंड परजीविता कहलाता है। इसी को इंग्लिश में ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं, ठीक है। पैरासाइट होता है ना, वही ब्रूड पैरासिटिज्म। यह परजीविता चिड़ियों में व्याप्त है, ये पक्षियां ही ऐसा करती है मुख्य तौर पे। जैसे कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है, ठीक है। इतनी ही बात आपको लिखनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ओके। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है आपका। सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है झूम कृषि से आप क्या समझते हैं। ये तो आप बचपन में भी आपने पढ़ाई करी होगी, 5 में भी पढ़ा होगा आपने, 9 10th में भी पढ़ाई करी होगी। तो ये झूम कृषि, झूम फार्मिंग आपने कई बार पढ़ाई करी होगी और आपको पता होगा इसमें करते क्या है। झूम कृषि में असल में क्या करते हैं ना, जो खेती होती है उस खेती होने के बाद उसमें जो भी घास फूस पादप लगे होते हैं उसको पूरी तरीके से जला दिया जाता है, ठीक है। स्लैश एंड बर्न, एकदम जलाकर राख कर दिया जाता है और उसके बाद तब फिर से उसमें फसल लगाया जाता है, ठीक है। तो जला के जब वो पहले की फसल जो लगी रहती है उसका जो जड़ और उसका जो सूखा भाग होता है उसको जला करके पूरी तरीके से मिट्टी को साफ कर दिया जाता है और उस जले हुए जो उसके एसेस होते हैं यानी राख जो होता है वो राख से उसमें उर्वरकता बढ़ती है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है झूम कृषि, जिसको खेतों में जो तत्व बचे होते हैं उसको जला करके और उसको राख करते हैं, यही कहलाता है झूम कृषि, ओके। तो आपको लिखना कैसे है वो देखिए। झूम कृषि स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, स्लैश एंड बर्न इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्योंकि इसको जलाया जाता है, राख कर दिया जाता है, इसलिए झूम कृषि स्लैश एंड बर्न फार्मिंग एक आदिम प्रकार की कृषि है, ठीक है। पहले बहुत पौराणिक है, बहुत पहले से ये चल रहा होता है, बहुत पहले से चल रहा है ये आदिम कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काट कर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज बोया जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं झूम कृषि और या तो इंग्लिश में स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, ठीक है। समझ आ गया। चलिए आगे देखिए अगला सवाल क्या है। सवाल नंबर 6,
6 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है आपको कि टैग पॉलीमरेज को पीसीआर तकनीक में क्यों उपयोग किया जाता है। ठीक है, मैं आपको क्लास में समझाई थी कि जो पीसीआर तकनीक होता है यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, इंग्लिश में उसका फुल फॉर्म हो गया पीसीआर का पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में मैं आपको बताई थी कि जब एनिलिंग करते हैं, एनिलिंग की प्रक्रिया आपको सेट 1 में भी मैं समझाई हूँ। अगर वो चीज़ नहीं पता है तो सेट 1 जाकर के अच्छे तरीके से आप देख लीजिए, उसमें पीसीआर का पूरा डिटेल समझाई हूँ। उसमें जो एनिलिंग वाली प्रक्रिया चलती है, उस एनिलिंग के वक्त वहाँ पर टैग प्रोटीन भी डाला जाता है। तो ये टैग प्रोटीन असल में है क्या और इसका उपयोग वहाँ क्यों करते हैं, यही आपको बताना है। तो देखिए क्या आपको लिखना है यहाँ पे, टैग एक्वेटिकस एक जीवाणु है। ठीक है, टैग एक्वेटिकस एक जीवाणु है जो उच्च ताप जल में पाया जाता है, जिससे टैग पॉलीमरेज निकाला जाता है जो उच्च ताप का प्रतिरोधी होता है। ठीक है, ये बहुत ही सटीक और सही जवाब आपका है कि टैग प्रोटीन का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो टैग प्रोटीन है ना, वो एक खास प्रकार के, ये जो टैग पॉलीमरेज है और टैग प्रोटीन, ये निकाला जा रहा है एक खास प्रकार के जीवाणु से। ठीक है, और उस जीवाणु का नाम क्या है, टैग एक्वेटिकस। तो टैग एक्वेटिकस, यस, एक्वेटिकस नाम का जो जीवाणु है वो बहुत ज़्यादा उच्च तापमान पे भी जीवित रह लेता है। तो उसको उच्च तापमान पे रहने की क्षमता उसमें होती है, उसको उसमें हैबिट होती है रहने की। तो उसके पॉलीमरेज को हम लोग अगर उच्च तापमान पे भी रखेंगे तो वो हमारा सही तरीके से कार्य कर लेगा, उसे हमें मतलब वो जो पॉलीमरेज प्रोटीन है वो खराब नहीं होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है कि ये इस जीवाणु में क्षमता होती है कि वो उच्च तापमान पे रह सकता है, जीवित उसमें कैपेसिटी होती है। तो उसी तरीके से इसमें ये भी क्षमता होती है कि जब हम इसके पॉलीमरेज को इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग जब पीसीआर में तापमान बढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा या घटाते हैं तो उससे वो पॉलीमराज खराब नहीं होता, नष्ट नहीं होता है। ठीक है, इसलिए टैग प्रोटीन का इस्तेमाल पीसीआर में किया जाता है। ओके, तो यही चीज़ है, सीधी चीज़ कि आपको ये उत्तर लिखना है। मैं एक बार पढ़ चुकी हूँ वापस से, अगर आपको दोबारा से इसको सुनना है तो वीडियो बैक करके देख लीजिए और उसके बाद फिर उसको आप स्टॉप करके इसको कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल आपका क्या है, सवाल नंबर 7। 7वां नंबर सवाल में आपका पूछा जा रहा है बायोगैस के मुख्य संघटकों के नाम लिखें। तो सीधी चीज़ है, ये तो आपको क्लास में भी मैं कई बार बताई हूँ। बायोगैस में मुख्य तौर पे क्या-क्या तत्व पाए जाते हैं। असल में ये बायोगैस होता क्या है, आपको पता ही होगा। बायोगैस निर्मित होता है ये गोबर से, इसको कॉमन भाषा में गोबर गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना, ज़्यादातर ये गाँवों में किया जाता है। गाँव में बड़ी सी टैंक बनाई जाती है ज़मीन के अंदर, उस टैंक में ढेर सारा गोबर डाल के और उसको पूरी तरीके से हाई प्रेशर में उसको डिकम्पोज़ किया जाता है, अपघटित किया जाता है, जिससे कि उस गोबर में पाए जाने वाले जो विभिन्न जीवाणु होते हैं, उसमें उपापचयी प्रक्रिया चलती है और उस उपापचयी प्रक्रिया में ढेर सारे विभिन्न प्रकार के गैस निर्मित होते हैं और उसी गैस को बायोगैस कहा जाता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ यही बताना है कि वो कौन-कौन से गैस होते हैं, बस इतनी ही बात बतानी है। बायोगैस क्या होता है, क्या नहीं होता है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको नहीं बतानी, सिर्फ यहाँ पे बताना है कि मुख्य संघटक उसमें कौन-कौन से होते हैं। तो देखिए आपको लिखना क्या है, बायोगैस विभिन्न गैसों का यौगिक है जो जीवाणु उपापचयी प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। ठीक है, इतनी बात पहले लिख दोगे कि बायोगैस क्या है। इसमें 60% मीथेन गैस, 25 से 30% कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य भी मिलते हैं। अन्य में क्या, H2 हो गया, H2S हो गया, O2 हो गया, H2O हो गया, N2 हो गया। ठीक है, अन्य में ये सब शामिल है। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर यानी जो जल का वाष्प होता है वो जल वाष्प, H2O यहाँ तरल में नहीं है, ये गैसियस अवस्था में गैस के रूप में है। नाइट्रोजन हो गया, अमोनिया हो गया, NH3, ये सब शामिल हैं, ये सब निकलते हैं, लेकिन मुख्य तौर पे इसमें मीथेन गैस की मात्रा ज़्यादा होती है और बायोगैस में से मुख्य तौर पे मीथेन गैस ही निकलता है। ठीक है, तो ये आपका जवाब हो गया, इसको आप कॉपी में
लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ओके, आपके अब परीक्षा में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, आप इसको फटाफट से याद करते चले जाइए। ओके, चलिए ये तो खंड अ आपका समाप्त हो गया। अब चलिए खंड ब में क्या है उसकी तरफ पढ़ा जाए, देखा जाए खंड ब की तरफ। खंड ब में आपका पहला सवाल और लगातार आओगे तो 8वां आएगा। क्या है ये समझ लीजिए। थोड़ा इसको और ऊपर कर दे रही हूँ। यस, चलिए। तो आपको पूछा जा रहा है 8वें में स्टैटिन के बारे में संक्षेप में वर्णन करें। अब स्टैटिन क्या होता है ये आपको थोड़ा-सा समझाना है। खंड ब जो है वो 3 अंक का सवाल है, उसमें कम से कम 3 अंक के लिए आपको 50 शब्द में उत्तर देना है। तो इसलिए संक्षेप में इसका वर्णन करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, शॉर्ट में आपको थोड़ा-सा समझा देना है कि स्टैटिन असल में होता क्या है, ठीक है? स्टैटिन होता क्या है? स्टैटिन असल में ना एक दवाई है, ठीक है? एक दवाई बोलिए, एक तरीके से वो जैविक अणु बोलिए, इस तरह का वो अणु है जिसका कार्य है कोलेस्ट्रॉल को कम करना। किसी भी व्यक्ति के शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा जब बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उस कोलेस्ट्रॉल को कम करना ज़रूरी होता है, वरना जो रक्त की धमनियाँ होती है, जो रक्त की वाहिकाएँ होती है, उसमें ब्लॉकेज आना शुरू हो जाता है, उसमें अवरोध आना शुरू हो जाता है और उसके कारण जाकर के फाइनली क्या होता है कि हार्ट अटैक ये सब होने की संभावना होती है। तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए ये स्टैटिन लिया जाता है, ठीक है? तो स्टैटिन यही है। अब लिखोगे कैसे इसको? देखिए, स्टैटिन एक दवाई है जिससे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम किया जाता है। इस दवाई से कोलेस्ट्रॉल का स्तर तो कम रहता ही है, साथ ही हार्ट अटैक या स्ट्रोक की संभावना भी कम हो जाती है। तो मैं अभी बताई ना कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। तो जब कोलेस्ट्रॉल को कम करोगे तो हार्ट अटैक की संभावना भी कम हो जाएगी। तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक ये सब संभावना कमती है। कोलेस्ट्रॉल घटाओगे तो कोलेस्ट्रॉल घटेगा किससे? स्टैटिन से। लेकिन स्टैटिन के कई नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टैटिन लिए तो खाली वो उससे फ़ायदा ही हो रहा है। उसके नकारात्मक प्रभाव यानी साइड इफ़ेक्ट भी उसके होते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट क्या-क्या हो सकते हैं देखिए, जैसे कमज़ोरी हो सकती है। कमज़ोरी, वो दवाई ज़्यादा उस उपयोग में लाओगे तो कमज़ोरी होना शुरू हो सकता है। सिर में अक्सर दर्द होगा, डायरिया की शिकायत हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है यानी कब्ज़ियत, ठीक है? तो ये सब इस दवाई के कारण होता है। ओके, तो इतनी बात आपको सिर्फ लिखनी है, यही आपके लिए काफ़ी है। ओके, चलिए अब अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 9। 9 में पूछा जा रहा है समष्टि के किन्हीं 3 गुणों का वर्णन करें। 3 गुणों का वर्णन करना है। समष्टि में मुख्य तौर पे क्या होता है? एक तो जन्म दर होता है, एक मृत्यु दर होता है, क्योंकि पूरी जनसंख्या, पूरी समष्टि, पूरे जो जनसंख्या रहती है, उसमें निर्भर करता है कि उसमें कितने लोगों का जन्म हो रहा है, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। उसमें लिंग के आधार पे भी देखा जाता है, उसमें मादा का कितना निर्माण हो रहा है, नर का कितना निर्माण हो रहा है, नर की मौत कितनी हो रही है, मादा की मौत कितनी हो रही है, ये सब देख करके पूरी जनसंख्या तैयार की जाती है। उसी के हिसाब से पता लगता है कि जनसंख्या में कितने नर हैं, कितने मादा हैं, कितनी जनसंख्या है। तो मुख्य तौर पे यही 3 गुण यही हो गया इसका कि जन्म दर, मृत्यु दर और लिंग अनुपात। ठीक है? तो यहाँ समष्टि के किन्हीं 3 गुणों का वर्णन करना है, तो वर्णन क्या करना है, थोड़ी-थोड़ी आपको बात बतानी है बस, ठीक है? कि 50 शब्द का हो जाए, एक और मोटी-मोटे तौर पे बात पता लग जाए। तो क्या 3 चीज़ है वो तो मैं समझा दी, अब इसको लिखोगे कैसे वो देखिए। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है समष्टि के 3 गुण में पहला जन्म दर लिखोगे। जन्म दर में जिसको कि इंग्लिश में बर्थ रेट या फिर नैटेलिटी रेट बोलते हैं, ठीक है? नैटेलिटी बोल सकते हो या बर्थ रेट बोल सकते हो। तो जन्म दर क्या होता है? किसी जीव की नई व्यष्टियों के पैदा होने के दर को जन्म दर कहते हैं। नई व्यष्टि यानी उसका नया जीव, ठीक है? इंसान ही है तो इंसान का जो नया संतति निर्मित होगा वो उसका व्यष्टि हो गया। तो किसी भी जीव, चाहे वो मानव हो या जंतु हो, कोई भी हो, स्पेशली ज़्यादातर हम लोग मानव की जनसंख्या को लेकर ही चलते हैं, क्योंकि मानव की जनसंख्या का ही ज़्यादातर जनगणना करते हैं लोग, और करते वैसे सबका है, लेकिन हमें मानव की जनसंख्या से थोड़ी ज़्यादा मतलब रहती है। पर असल में किसी भी जीव का ये होता है, ठीक है? तो आपको लिखना इसी तरीके से है कि किसी जीव की नई व्यष्टियों के पैदा होने के दर को जन्म दर कहते हैं। अब ये दर कैसे दर को? तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जन्म दर बराबर जन्म की संख्या
और जिसका विभाजन कर दोगे किससे, निर्धारित समय से। ठीक है, तो मतलब निर्धारित समय कहने का क्या अर्थ है, मान लीजिए कि 1 घंटे में 1 घंटा समय ले लीजिए कि 1 घंटे के अंदर कितने बच्चे का निर्माण हुआ, यानी कितने बच्चे का जन्म हुआ। तो जितने भी बच्चे का जन्म हुआ उस 1 घंटे में से विभाजन करेंगे। ठीक है, तो विभाजन एक निर्धारित समय में होना चाहिए ना, कोई एक खास समय तो होना चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि कौन सा 2 साल 4 साल 5 साल क्या। तो ये जो है जन्म दर का आपका एक तरीके से सूत्र हो गया, और ये इतनी ही आपको चीजें लिखनी है। ठीक है, तो जन्म दर क्या है और जन्म दर का एक सूत्र लिख दोगे कि जन्म की संख्या जितनी है और निर्धारित समय कितनी संख्या कितने समय में बढ़ी, ये हो गया जन्म दर। फिर मृत्यु दर क्या है वो देखिए, मृत्यु दर में बोला जा रहा है, इस मृत्यु दर को डेथ रेट बोलोगे या तो इंग्लिश में मोर्टेलिटी बोलोगे या डेथ रेट जो बोलना है। तो मृत्यु दर में क्या होता है कि प्राकृतिक अवस्था में किसी आबादी के जीवों की मृत्यु होने की दर को मृत्यु दर कहेंगे, सीधी सी चीज है। कोई भी जीव है, उस जीव में से किसी भी उसमें से संख्या में से किसी की मौत हो जाती है। कोई जैसे मानव है, मानव की 10 की संख्या है और 10 में से किसी की मौत हो गई। कितने समय में मौत हुई, 1 घंटे के अंदर कितने लोगों की मौत हुई, 10 में से 2 की, 4 की, जो भी। तो उस हिसाब से ही आपको मृत्यु दर निकालना होता है। तो मृत्यु दर निकालने के लिए ये सूत्र आपके लिए बिल्कुल सटीक है। मृत्यु दर में क्या करेंगे, मृतकों की संख्या यानी और उसको विभाजन कर देना है निर्धारित समय से। तो जितने निर्धारित समय में 1 घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे या साल भर में कितने लोगों की मौत हुई, उसको हम लोग उतने समय से उसका विभाजन कर देंगे तो हमें मृत्यु दर का पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा और क्या है, एक लिंग अनुपात है ना। तो देखिए लिंग अनुपात क्या होता है। लिंग अनुपात सबको पता है क्या होता है। लिंग अनुपात यानी 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं, ये पता करते हैं। ठीक है, तो 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं, वो किसी भी देश का, चाहे वो भारत का हो चाहे वो किसी और देश का हो, तो ये सर्वे जनगणना में पता लगता है कि कितनी जनसंख्या होती है। तो उसको लिंग अनुपात कहते हैं। क्या है वो, इंग्लिश में सेक्स रेशियो कहते हैं। ठीक है, कि कितना कितना होता है। तो सीधी चीज क्या हो गया कि लिंगानुपात सेक्स रेशियो क्या हो गया, लिंगानुपात का अर्थ है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं उसकी संख्या। जैसे कि मानव में है, 2022 की जनगणना भी एकदम तत्कालीन जनगणना हुई है 2022 में, और 2022 की जनगणना के आधार पर 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाओं की संख्या है अभी। जबकि ये जो जनसंख्या थी महिला की, वो 1000 पे 995 996 शायद थी 2011 के आधार पे। और अब 2022 में एक नया जनगणना का रिपोर्ट आया है और उस रिपोर्ट में ये पता लग रहा है कि 1000 लड़के पे 1020 लड़कियां। ठीक है, तो ये हो गया लिंग अनुपात। चलिए ये तो हो गई आपकी। अब अगला सवाल देखिए क्या है, सवाल नंबर 10 में पूछा जा रहा है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज क्या है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज के नामकरण से संबंधित प्रक्रिया का एक उदाहरण के द्वारा बताएं। ठीक है, बोला जा रहा है कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, जो क्लास में समझाई थी और फर्स्ट सेट में मॉडल सेट 1 में भी था आपका। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्या होता है ये बताना है, और ये भी बताना है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जो नामकरण है, या कहने का मतलब कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। हिंड, HIND, हिंड 2, इको RI, ये सब विभिन्न विभिन्न नाम मैं आपको बताई हूँ। बाम H1, बाम H3, इस तरीके से BAM1, BA3, HIND 2, इस तरीके से। तो ये सब जो एंडोन्यूक्लियस का नाम रखा गया है, वो नामकरण किस आधार पे रखा गया, ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, किस आधार पे ये नामकरण कर देते हैं। BAM, बाम H कैसे रख दिए, HI, इको RI कैसे रख दिए। ठीक है, तो ये सब नाम किस आधार पे रखा जाता है ये भी बताना है, और असल में एंडोन्यूक्लियस होता क्या है वो भी बताना है। तो सबको पता है कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, जो कि आणविक कैंची कहलाता है, जो DNA के अणुओं को काटने का कार्य करता है। ठीक है, जब जैव प्रौद्योगिकी करते हैं जीन अभियंत्रिकी, तो उसमें अणु के जीन के टुकड़े को अलग करने के लिए अणु को काटना पड़ता है, अणु के बंधन को काट के उसको अलग किया जाता है। तो ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम का कार्य है अणुओं को
काटने का। और जब इसका विभिन्न प्रकार का जो ये एंडोन्यूक्लियेज है, उसका नाम कैसे रखते हैं? असल में ये जो एंडोन्यूक्लियेज है ना, ये एंडोन्यूक्लियस लिया जाता है, ये जो एंजाइम है वो निकाला जाता है विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं से या कवक से। तो जो भी जीवाणु या कवक का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, तो पहला नाम उसका जीनस का होता है और दूसरा नाम उसकी स्पीसीज का होता है। ये बायो वाले बच्चों को जरूर पता होगी, ठीक है, कि कोई भी जीव है उस जीव का वैज्ञानिक नाम होता है और वैज्ञानिक नाम दो शब्द का होता है, एक उसके जीनस का और एक उसकी स्पीसीज का। तो जब एंडोन्यूक्लियस का नामकरण हम लोग करते हैं, तो उस एंडोन्यूक्लियस जिस भी जीव से निकाला जाता है, उसमें से उसके जीन का दो शब्द लिया जाता है, पहला लेटर उसका पहला अक्षर, और स्पीसीज यानी उसकी प्रजाति से भी दो अक्षर लेकर के और नामकरण करते हैं। ठीक है, यही बात आपको लिखनी है। कैसे लिखोगे? देखिए, नामकरण करने का तरीका आपको पूछा जा रहा था, मैं समझा दी, अब लिखोगे कैसे वो देखिए। लिखना है आपको, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज को आणविक कैंची भी कहते हैं। ठीक है, पहले ये तो बता देना है आपको। यह एक प्रतिबंधन एंजाइम है जो डीएनए को विशिष्ट जगहों पर काटने का कार्य करता है। तो क्या होता है ये तो हो गया, अब आपको बताना है नामकरण के बारे में। नामकरण कैसे करते हैं? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज जिस प्रोकैरियोटिक कोशिका से निकाला जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी मुख्य तौर पे जीवाणु होता है, तो जीवाणु जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका ही होती है। तो जिस प्रोकैरियोटिक कोशिका से ये निकाला जाता है, उसके जीनस से पहला अक्षर एवं उसके स्पीसीज से दूसरा अक्षर लेकर एंजाइम का नामकरण किया जाता है। जैसे HIND, ये है ना HIND और 2, तो इसका नामकरण कहाँ से आया देखिए, उसमें लिखा हुआ है हीमोफियस इन्फ्लुएंजा। तो हीमोफियस इन्फ्लुएंजस नाम का ये जो जीवाणु है, इसी से HIND-2 नाम आया है। ठीक है, हिंड IIH हो गया यहाँ से, और ये I हिंड 2, इस तरीके से नामकरण होता है। ओके, तो ये उत्तर आपको लिखना है। चलिए अब अगला सवाल देखा जाए क्या है। सवाल नंबर 11 में पूछा जा रहा है आपको, पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, ऊर्जा पिरामिड का वर्णन करें। ठीक है, तो पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है? पारिस्थितिक पिरामिड जो है आपको मैं बोर्ड पे समझाई थी क्लास में कि ये एक ऐसा पिरामिड है जिसमें कि एक तरीके से जो फूड चेन यानी जो आहार श्रृंखला होती है, वो आहार श्रृंखला के हिसाब से एक पिरामिड के तरह इसको बना करके दिखाया जाता है। चलिए मैं उत्तर को पहले स्क्रीन पे दिखाती हूँ, तो उसको आपको समझने में सुविधा होगी। और उसी में आपको पूछा जा रहा है ऊर्जा पिरामिड भी। ठीक है, तो ऊर्जा पिरामिड भी कैसे बनाते हैं वो भी आपको करना है। तो ऊर्जा पिरामिड कैसे बनाएंगे और उसका क्या वर्णन है, और पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है वो भी है। चलिए उत्तर देखिए, उत्तर में क्या लिखा हुआ है। स्क्रीन पे आप देख रहे हो जो पिरामिड बना हुआ है, इस पिरामिड को बड़े ध्यान से आप देखिए। यही है पिरामिड बना हुआ, ठीक है। इसमें सबसे निचले सतह पे लिखा हुआ है उत्पादक। उत्पादक कौन होगा? उत्पादक जो कि भोजन निर्मित कर रहा है खुद ब खुद। तो जो भोजन निर्मित करेगा वो हमेशा पादप होंगे, जंतुओं में तो ये क्षमता होती नहीं है, ठीक है। तो जो भी जीव प्रकाश संश्लेषण करेगा वही खुद ब खुद भोजन का निर्माण करता है, तो वो पादप होता है, ठीक है। तो उत्पादक के तौर पे यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे घास लिखी हूँ, ठीक है। घास पे आप किसी भी पादप का नाम लिख सकते हो। तो ये घास है। घास को सबसे पहले जो खाएगा उसको हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, पर आपका देखो यहाँ पे समझ लो। तो उत्पादक को सबसे पहले जो जीव खाएगा वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा, और प्राथमिक को जो खाएगा फिर वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा, और द्वितीयक को जब वो खाएगा तो वो तृतीयक उपभोक्ता कहलाएगा, ठीक है। तो ये पारिस्थितिक पिरामिड हो गया। अब इसमें उदाहरण के तौर पे आप कह सकते हो जैसे घास को टिड्डा खाया, ठीक है। आपके पिरामिड में ही लिखा हुआ है, मैं कुछ अलग से नहीं बताऊंगी, जो चीज आपके सामने लिखा है बस उतना ही आपको लिखना है और वही समझना है। तो जैसे घास को टिड्डा खाया, ठीक है, ग्रास ऊपर, और टिड्डा को गोरैया खाई और गोरैया को बाज खा गया, ठीक है। टिड्डा को गोरैया खाया, गोरैया के जगह पे आप मेढक भी लिख सकते हो, ठीक है, कि टिड्डा को मेढक खा गया और मेढक को सांप खा गया, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आप और भी आसान होगा आपके लिए। तो घास को टिड्डा खाया, अब टिड्डा को मेढक खाया और मेढक को फिर जाके सांप खा लिया। तो ये जो घास था वो उत्पादक था, टिड्डा जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, और टिड्डा को खाया कौन? मेढक। तो मेढक जो हो गया वो हो गया द्वितीयक उपभोक्ता, और मेढक को खा लिया सांप, सांप हो गया तृतीयक उपभोक्ता।
तो ये जो क्या देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा जो नीचे उपभोक्ता जो उत्पादक है सबसे नीचे, तो सबसे नीचे उत्पादक जो है उसकी संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है? और उसमें ऊर्जा भी ज़्यादा होगा, ओके? क्योंकि आपने पढ़ा होगा और अब मैं क्लास में भी आपको समझाई थी कि लिंडामैन का नियम, ठीक है? लिंडामैन का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा जो होती है जब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर पहुँचता है, तो सिर्फ 10% ही ऊर्जा उसमें प्रवाहित होता है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे घास में अगर ऊर्जा 1000 जूल है, 1000 जूल मान लीजिए, तो टिड्डा में उसका 10 ही प्रतिशत जाएगा। तो 1000 जूल का 10% कितना हो गया? 100 जूल। तो 100 जूल, जूल इसलिए क्योंकि ऊर्जा को जूल से मापते हैं, ठीक है? इसलिए मैं जूल बोल रही हूँ, वो ऊर्जा का मापक हो गया। तो घास में 1000 जूल था, तो चला गया टिड्डा में कितना? 100 जूल। टिड्डा को खाया कौन? टिड्डा को खाया मेढक। तो मेढक में कितना हो गया उसका 10%? इसमें तो टिड्डा में 100 ही है, तो मेढक में कितना गया? 10 जूल। अब उस मेढक को कौन खाया? सांप। सांप में जाएगा उसका सिर्फ 10%, तो वो हो गया 1 जूल, ठीक है? तो ये पिरामिड को ही हम लोग पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे? ये तो चलो भाई आप समझ गए। अब इसको लिख करके तब इसको बनाना है, ठीक है? तो इसको लिखना कैसे है वो देखिए। आप उत्तर में लिखोगे बड़े सिंपल तरीके से कि एक पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की संख्या, जीव भार तथा ऊर्जा के आधार पर विभिन्न संबंधों का आलेखीय निरूपण पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है, ठीक है? ये लिखना है। उदाहरण, घास के मैदान में पारिस्थितिक पिरामिड। घास के मैदान का पारिस्थितिक पिरामिड मैं नीचे यहाँ बनाकर दिखाती हूँ, ठीक है? इतना ही आपको करना है। अब अगला सवाल उसी में जुड़ा हुआ है, ऊर्जा पिरामिड का वर्णन करें। तो ऊर्जा पिरामिड का आपको वर्णन करना है, तो ऊर्जा पिरामिड क्या होता है अब उसको समझ लीजिए। ऊर्जा पिरामिड, चलिए ये देखिए नीचे आपका ऊर्जा पिरामिड क्या लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे कैसे? असल में ऊर्जा पिरामिड क्या है? यहाँ पर जबकि मैं उसी पिरामिड में ऊर्जा पिरामिड भी आपको समझाई। ऊर्जा पिरामिड हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो वो घटता ही जाएगा, हमेशा ये सीधा होगा, ठीक है? कभी भी इन्वर्टेड झुका हुआ नीचे की तरफ नहीं होगा, हमेशा सीधा होगा। क्यों? क्योंकि सीधा रहेगा जिससे कि ये प्रदर्शित होगा कि नीचे ज़्यादा ऊर्जा थी, जैसे जैसे ऊपर बढ़ती गई ऊर्जा धीरे धीरे घटती चली गई, ठीक है? यही होता है ऊर्जा पिरामिड। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से सामने आपका लिखा हुआ भी है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा सीधा होता है, अर्थात उत्पादक से उपभोक्ता की ओर प्रत्येक पोषण स्तर में ऊर्जा प्रवाह की मात्रा घटती जाती है। औसतन विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषण स्तर में दूसरे स्तर में ऊर्जा का प्रवाह करीब 10% होता है, ठीक है? जितनी बात मैं बताई हूँ बस उतनी ही बात आपको लिखनी है। लिखनी कैसे है वो यहाँ पर देखिए। तो 10% ही सिर्फ होता है। श्वसन के दौरान उत्पादक इस ऊर्जा का उपयोग करते हैं जिससे वास्तविक अर्जित ऊर्जा, वास्तविक उत्पादकता घटकर केवल सीधी पूर्ण विकिरण का 9 से 4% रह जाती है। 9 से 4 मतलब वो घट रही है, ठीक है? 9 से 4% घट करके रह जाती है। और उसी चीज़ को देखिए मैं नीचे एक सीढ़ी जैसा बना करके प्रदर्शित की हूँ। इसी को आप पिरामिड जैसा भी बना सकते हो, ठीक है? पिरामिड बोला है तो आप इसी को पिरामिड जैसा भी बना सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? नीचे देखिए लिखा हुआ है फाइटोप्लैंक्टन, यानी जो पादप जीव होते हैं ना, जो सूक्ष्म पादप होते हैं, जो एकदम स्वतंत्र तरीके से पानी के सतह पर तैरते हैं, उसको फाइटोप्लैंक्टन इंग्लिश में कहा जाता है। आप इसको इंग्लिश में ही लिखोगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 31,080 यानी 3180 किलो जूल पर ईयर, हर साल, मीटर पर ईयर यानी उतने मीटर स्क्वायर पे हर साल इतना फाइटोप्लैंक्टन रहता है, यानी जो पादप के सूक्ष्म जीव होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। लेकिन फिर वो जब जू प्लैंक्टन यानी जो जंतु कण होता है, सूक्ष्म कण, वो देखिए उसमें सिर्फ इतनी ऊर्जा रहती है 7980, ठीक है? 7980 किलो जूल, किलो जूल उतनी ऊर्जा हो गई। तो ऊर्जा ये घट रहा है। फाइटोप्लैंक्टन था 31,080, अब वो घट करके जू प्लैंक्टन में 7980, 7980 हो गया। और फिर जब वो उसको छोटी मछलियां खाती है तो उसमें और घट जाता है 1260 किलो जूल। और फिर जब उसको कोई कीट मकोड़ा खाता है तो उसमें घट करके और 840। और जब उसको कोई बड़ी मछलियां खाती है तो फिर वो घटकर 126 हो जाता है।
जाता है। अब याद बोलोगे कि इंसेक्ट लार्वा यानी जो वो कीट मकोड़ा है और जो छोटी मछलियाँ हैं वो एक जगह पे ही क्यों लिखा गया है? असल में आप इन दोनों को कोई भी एक ही आप लिख सकते हो, चाहे आप कीट वाला लिखिए, चाहे वो छोटी मछली वाला लिखिए। कीट वाला आप मत लिखो, यहाँ छोटी मछली वाला ही आप लिखो, तो एक सीधा जो है उसका लगातार एक सीक्वेंस सही रहेगा, ठीक है? तो आपको बिल्कुल ऐसा ही बनाना है, लेकिन जो इंसेक्ट लार्वी वाला जो बॉक्स बना हुआ है, जो वो बक्सा, उसको नहीं लिख कर के पूरा का पूरा छोटी मछली वाला ही लिखना है, जिससे कि आपका सही से क्लियर उत्तर हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर नीचे लिख देना है फाइटोप्लैंक्टन जिसमें 31,080 हो गया, ज़ूप्लैंक्टन जिसमें 7980 7,980 हो जाएगा और ऊपर लिख दोगे स्मॉल फिशेस यानी छोटी मछली जिसमें 1260 किलो जूल हो जाएगा और ऊपर लिखोगे बड़ी मछली 126 किलो जूल। ये जूल, किलो जूल इतनी ऊर्जा उसमें धीरे-धीरे घटती जा रही है, यही हो गया ऊर्जा पिरामिड। ठीक है? चलिए यही बात आपको लिखनी है, आपको समझ आ गया। अब इसके आगे देखा जाए। अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 12 में। सवाल नंबर 12 में देखिए आपको पूछा जा रहा है, क्राई प्रोटीन क्या है? उस जीव का नाम बताएं जो इसे पैदा करता है। मनुष्य इस प्रोटीन को किस प्रकार से अपने फायदे के लिए प्रयोग में लाता है? ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका, ठीक है। और मैं आपको क्लास के दौरान भी समझाई थी कि क्राई प्रोटीन आपको पूछा जाता है। तो देखिए आपको पूछा गया है कि क्राई प्रोटीन क्या है और ये भी बताना है उसके साथ कि जिस जीव से इस क्राई प्रोटीन को निकाला जाता है उस जीव का नाम भी बताना है और फिर इस क्राई प्रोटीन का उपयोग मनुष्य किसके लिए करता है, अपने कौन से फायदे के लिए उपयोग करता है, ये भी बताना है। ठीक है, तो चलिए आंसर जो है पहले आप समझ लीजिए कि क्या है, उसके बाद फिर मैं उत्तर समझाती हूँ कि उत्तर में क्या होगा। ठीक है, क्राई प्रोटीन असल में क्या होता है कि क्राई प्रोटीन कहते हैं जब किसी जीव का उपयोग करते हैं जैसे कवक या जीवाणु, उसके उपयोग से हम लोग जब जैव प्रौद्योगिकी यानी जीन अभियांत्रिकी जब करते हैं तो उस दौरान हमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो वो प्रोटीन जब हम लोग किसी कवक से या जीवाणु से निकालते हैं तो कवक या जीवाणु से वो प्रोटीन जो निकाला जाता है किसी दूसरे जीव में डालने के लिए, तो उस प्रोटीन को ही क्राई प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, अब ये प्रोटीन हम लोग विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं से निकालते हैं। तो मुख्य तौर पे ये ज्यादातर हम लोग ना इसको बैसिलस थ्रेंजाइएंसिस जो बीटी कपास तैयार किया गया है जिस जीवाणु से, बैसिलस थ्रेंजाइएंसिस नाम का, उससे निकाला जाता है। तो उस जीव का नाम हो गया और क्राई प्रोटीन क्या है वो भी समझ गए। उसके बाद आता है यहाँ मनुष्य इसका उपयोग कैसे करता है, तो मैं उपयोग भी आपको बता दी, लेकिन इसी बात को थोड़ा सा लंबा करके डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये 3 अंक का सवाल है, तो इसमें कम से कम 3 अंक का जवाब होना चाहिए। सिर्फ इतनी ही बात नहीं, इतनी ही बात है, लेकिन इसको थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से लिखना है। तो देखिए आपके सामने जो उत्तर लिखा हुआ है उस उत्तर को समझिए कि क्या है। ठीक है, तो पहले आप उत्तर समझ लो। उत्तर लिखा हुआ है कि विशिष्ट बीटी जीव विष जीनों को बैसिलस थ्रेंजाइएंसिस से पृथक कर कई फसलों जैसे कपास में समाविष्ट किया जा चुका है। ठीक है, ये तो हमें भी पता है कि ऐसा हो चुका है, सेट 1 में भी समझाई हूँ, क्लासेस में भी समझाई हूँ। तो ये क्या है आगे फिर देखिए, जीनों का चुनाव फसल व निर्धारित कीट पर निर्भर करता है, जबकि सर्वाधिक बीटी जीव विष कीट समूह विशिष्टता पर निर्भर करते हैं। जब विष जिस जीन द्वारा कूटबद्ध होते हैं उसे क्राई कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। उदाहरण स्वरूप जो प्रोटीन जीन क्राई 1AC व क्राई 2AB द्वारा कूटबद्ध होते हैं, अब ये जो क्राई प्रोटीन वो है वो तरह तरह के क्राई प्रोटीन होते हैं, तो वो जो जीन जिस जीन के वजह से जो प्रोटीन बनता है उस हिसाब से उसकी कोडिंग भी की जाती है। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है कि क्राई AC या क्राई 2AB द्वारा कूटबद्ध होते हैं। वे कपास के मुकुल कृषि को नियंत्रित करते हैं, जबकि क्राई 1AB मक्का छेदक को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो जो प्रोटीन निकाला जाता है उसका विभिन्न प्रकार से उपयोग करते हैं। ओके, तो ये उपयोग भी आपका होता जा रहा है। अगले पैराग्राफ में देखिए क्या लिखा है, बैसिलस थ्रेंजाइएंसिस की कुछ नस्लें ऐसी प्रोटीन का निर्माण करती है जो विशिष्ट कीटों जैसे लिथिडप्टेरॉन, कोलियोप्टेरॉन व डिप्टेरॉन, ये सब एक समूह है कीट का, उस समूह का नाम है ये डिप्टेरॉन नाम का, लिथिडोप्टेरॉन, कोलियोप्टेरॉन, ये सब कीट
समूह का नाम है। तो इन सब को वो नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, ठीक है? तो डिप्टेरोन को मारने में सहायक हैं। इससे कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे फसलों में कीटनाशक रसायनों का प्रयोग कम होता है। अतः जल और मृदा प्रदूषण रहित रहती है। वो मानव के स्वास्थ्य और लंबे जीवन के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो रही है, ठीक है? तो ये मानव का फायदा हो गया, उपयोग हो गया, और क्राई प्रोटीन क्या होता है वो भी हो गया, कहाँ से प्राप्त होता है वो भी हो गया, ठीक है? तो इतनी सी ही बात आपको लिखनी है। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। सवाल नंबर 13 में, तो 13 में आपका पूछा जा रहा है भूजल का अवक्षय और इसकी पुनः पूर्ति के तरीकों के बारे में एक टिप्पणी लिखें। पहले तो भूजल अवक्षय होता क्या है आप ये समझ लो, फिर जानो कि उसको फिर से हम पुनः पूर्ति कैसे कर सकते हैं। असल में भूजल अवक्षय क्या है ना कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा डीडीटी का उपयोग यानी कीटनाशक का उपयोग करते हैं, डीडीटी हो गया और विभिन्न प्रकार के कीटनाशक हो गए, तो वो सब जो रासायनिक तत्वों का उपयोग हम लोग खेतों में करते हैं, तो वो खेतों से रिस करके वो हमारे जलाशयों में प्रवेश कर जाता है। जो जलाशय बगल के जलाशय हुए उसमें चला गया, मिट्टी के अंदर वो चला गया, भूमि भू मतलब भूमि हो गई, तो वो भूमि के अंदर चला गया, भूमि के अंदर जो जल है उसमें चला गया, तो वो सब धीरे धीरे प्रदूषित होता जा रहा है और जो जमीन के अंदर उपस्थित जो जल है वो पीने योग्य अब नहीं रह रहे, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, ठीक है? तो ये जो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है ये वही हो गया भूजल अवक्षय, ठीक है? तो भूजल अवक्षय किसके वजह से हुआ, क्यों हुआ, ये आप समझ गए। अब उसी में आपको ये भी बताना है कि इसकी पुनः पूर्ति के तरीके के बारे में, अब इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे हम वापस उसको ठीक ठाक कर सकते हैं, भूजल अवक्षय ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो भूजल अवक्षय ना हो उसके जगह पे हम लोग विभिन्न जो है तरीके अपना सकते हैं। जैसे कि अगर बड़े-बड़े शहरों में से जो मल निकलता है, वो जो वाहित मल जल होता है उसको भी नदी तालाबों में या बगल के कोई जलाशयों में गिरा दिया जाता है, उससे भी जो है भूजल अवक्षय हो रहा है। तो उसको पहले हम लोग उपचार कर लेंगे, उपचार करने के बाद अगर उसको गिराया जाएगा तो फिर भूजल अवक्षय नहीं होगा, ये तरीका हो गया। और भी तरीके हैं जो कि हम लोग डीडीटी कीटनाशक इन सब का उपयोग करते हैं, इन सब का उपयोग ना करके हम लोग अगर जैविक खाद का उपयोग करें तो भी इसमें से बचाव हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से इसकी पुनः पूर्ति हो जाएगी भूजल की। तो ये सारे तरीके हैं, ओके? तो ये तो समझने की चीज़ थी। अब इसको लिखोगे कैसे वो देखिए, ठीक है? ये साधारण सा जवाब है आपका और बहुत ही सिंपल तरीके में आपको देना भी है। तो लिखा हुआ है कि भूजल का अवक्षय और इसकी पुनः पूर्ति के तरीके, तो इसको इंग्लिश में ग्राउंड वाटर बोलेंगे, जो ज़मीन के अंदर का पानी होता है उसको ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो ज़मीन के अंदर का पानी जो है वो डिप्लीट हो रहा है यानी उसकी अवक्षय हो रही है, तो इसके अवक्षय क्यों हो रहे हैं वो बताना है और ये कैसे हम उसको रिप्लेसमेंट करेंगे यानी कैसे उसका पुनः पूर्ति कर देंगे ये बताना है। तो देखिए क्या लिखना है आपको। भूमिगत जल पीने के लिए अधिक शुद्ध एवं सुरक्षित है, ठीक है? जो भी आप पानी पी लो, चाहे वो नदी का पानी या कहीं का पानी पी लो, वो उतना सुरक्षित नहीं होता है जितना ज़मीन के भीतर का पानी होता है, ठीक है? तो ज़मीन के भीतर का पानी हमारे लिए बहुत सुरक्षित होता है। तो भूमिगत जल पीने के लिए अधिक शुद्ध एवं सुरक्षित है। औद्योगिक शहरों में भूमिगत जल प्रदूषित होता जा रहा है। अपशिष्ट तथा औद्योगिक अपशिष्ट बहाव जमीन पर बहता रहता है, जो कि भूमिगत जल प्रदूषण के साधारण स्रोत हैं। उर्वरक तथा पीड़कनाशी जिनका उपयोग खेतों में किया जाता है, वो भी प्रदूषक का कार्य करते हैं। ये वर्षा जल के साथ निकट के जलाशयों में एवं अंततः भूजल में मिल जाते हैं। अस्वीकृत कूड़े के ढेर, सेप्टिक टंकी एवं सीवेज गड्ढे से सीवेज के रिसने के कारण भी भूमिगत जल प्रदूषित होता है, ठीक है? यही प्रदूषण ही अवक्षय कहलाता है, ओके? तो इससे बचेंगे कैसे वो देखिए, आपको इतनी ही बात सिर्फ लिखनी है। वाहित मल जल एवं औद्योगिक अपशिष्टों को जलाशयों में छोड़ने से पहले उपचारित करना चाहिए, जिससे भूमिगत जल प्रदूषित होने से बच सकता है, ओके? इतनी ही बात आपको लिखनी है और बहुत ही साधारण तरीके से, ठीक है? चलिए 13 नंबर भी सवाल आपका खत्म हो गया। अब देखिए अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 14। 14 नंबर सवाल में आपको पूछा जा रहा है, आपको अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है? अंतर बताना है किसके बीच, देखिए आपको बताना है
अपरदहारी और अपघटकों के बीच में। अपरदहारी और अपघटक कहने का मतलब अपरदहारी हो गया डेट्रिटोवोरस, डेट्राइटोवोरस, ठीक है। डेट्राइटो मतलब जो सड़ी गली चीजों को खाते हैं ना, उसको डेट्राइटोवोरस कहते हैं अपरदहारी हिंदी में। और अपघटकों यानी डिकम्पोजर्स, जो सूक्ष्मजीव होते हैं जो किसी चीज को पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं, वो हो गए अपघटक। तो अपरदहारी और अपघटक डेट्रिटोवोरस और डिकम्पोजर, ठीक है, डेट्राइटोवोरस एंड डिकम्पोजर में आपको दोनों के बीच में डिफ्रेंसिएशन करना है, अंतर बताना है। तो मुख्य जो अंतर था वो तो मैं आपको समझने के लिए बता ही दी कि ये मुख्य अंतर है। वो जो अपरदहारी है वो सड़े गले चीज़ों को खाते हैं, और ये जो अपघटक होते हैं वो अपघटक हैं भाई, वो तो छोटे-मोटे सूक्ष्मजीव हैं जो किसी भी चीज़ को नष्ट करने का कार्य करते हैं, मिट्टी में उसको नष्ट कर देते हैं, मिला देते हैं। तो इसमें अंतर बताना है आपको। तो अंतर देखा जाए, देखिए क्या लिखोगे आप, अपरद का भक्षण कर उसका खंडन करने वाले जीव अपरदहारी कहलाते हैं, ठीक है। अपघटक की तरफ क्या लिखोगे, अपघटक अपने बाह्य कोशिकीय एंजाइमों की मदद से खंडित अपरद को, यानी कि जो सड़ा गला बिल्कुल खत्म हो चुका अपरद है, उसको वो सरल अकार्बनिक पदार्थों में अपचयित कर देते हैं, यानी उसको बिल्कुल मिला देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है, नष्ट कर देते हैं। दूसरा क्या लिखोगे, अपरदहारी कोई रासायनिक प्रक्रिया किए बगैर तत्व को अपघटित कर देते हैं। कोई रासायनिक प्रक्रिया उसमें नहीं चलती है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, बिना केमिकल की रिएक्शन के ही, बिना रासायनिक प्रक्रिया के ही वो चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, उस तत्व को अपघटित कर देता है। लेकिन ये जो अपघटक है, अपघटक या घ देखिए यहाँ पे छुटा हुआ है, अपघटक। अपघटक जो होता है ये रासायनिक प्रक्रिया करता है। अपघटक रासायनिक प्रक्रिया करके उसके द्वारा तत्वों को अपघटित करता है, ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसमें आपको जैसे में लिख दोगे थोड़ा, जैसे ये जो अपघटक है तो वो कैसा होगा, और जो अपरधारी है वो क्या है, अपरधारी केचुआ, केचुआ अपरधारी होता है, ठीक है। वो सड़े गली चीज़ों को उसको खत्म करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के मिट्टी में मिलाता है। और जो अपघटक होते हैं जैसे जीवाणु हो गया, कवक हो गया, ये बिल्कुल ही उस छोटे टुकड़ों को, अपरद भाग को बिल्कुल ही रासायनिक प्रक्रिया से नष्ट कर देता है। ओके, तो ये हो गए दोनों के बीच में अंतर। और इस तरीके से आपका खंड अ और खंड ब समाप्त हो गया। अब खंड स में देखिए आपका क्या दिया हुआ है, खंड स की तरफ देखिए आपका अगला सवाल क्या है। सवाल नंबर 15 में पूछा जा रहा है आपको कि जैव आवर्धन क्या है, उपयुक्त उदाहरण और चित्र के द्वारा जैव आवर्धन की व्याख्या करें, ठीक है। जैव आवर्धन क्या है ये बताना है, उसका उदाहरण भी देना है और चित्र भी दर्शाना है कि जैव आवर्धन का चित्र क्या होगा, ठीक है। तो पहले आप इसको समझ लीजिए, फिर मैं उसको चित्र से समझा दूंगी, फिर कैसे उसको उत्तर लिखना है वो भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए जैव आवर्धन क्या होता है। जैवावर्धन का मतलब होता है इंग्लिश में बायो मैग्निफिकेशन, जो मैं क्लास में आपको बताई थी। बायो मैग्निफिकेशन कहने का अर्थ ये है कि जब किसी भी जीव में कोई रासायनिक तत्व अगर मौजूद है, कोई भी कीटनाशक अगर प्रवेश कर गया है भोजन के द्वारा, या और भी कोई वैसे रासायनिक तत्व अगर किसी जीव के अंदर है, और उस जीव को कोई खाता है, फिर उसको कोई खाता है, यानी कि एक जो पोषी स्तर का निर्माण होता है, तो उस पोषी स्तर के बढ़ते हुए क्रम में हर एक पोषी स्तर, जैसे जैसे पोषी स्तर बढ़ता जा रहा है, वैसे हर एक पोषी स्तर के बढ़ते बढ़ते वो रासायनिक तत्व की सांद्रता, यानी उसकी क्वांटिटी भी बढ़ती चली जाती है, उसका जो मात्रा होता है वो भी बढ़ता चला जाता है। तो उसी को कहा जाता है बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है, जैव आवर्धन। तो जैव आवर्धन क्या है, ये इंग्लिश में बायो मैग्निफिकेशन वही है जैव आवर्धन। और जैव आवर्धन कहने का मतलब कि हर कोशीय स्तर पर जब कोई भी रासायनिक तत्व बढ़ता चला जाता है, उसी को हम लोग जैव आवर्धन कहते हैं। इसी चीज को आपको उदाहरण के साथ समझाना है और थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको व्याख्या भी देनी है। तो देखिए आपको उत्तर लिखना कैसे है, असल में ये चीज है क्या वो आप समझ गए, ये आधार आपका बन गया। अब इससे संबंधित चीजों का आसानी से आप जान पाओगे, ठीक है। तो उदाहरण में क्या लगेगा और कैसे इसकी व्याख्या देनी है, अब चलिए उत्तर की तरफ इसको देखा जाए तो अच्छे तरीके से समझ आएगा। उत्तर में लिखना क्या है आपको, जैव आवर्धन का अर्थ उस प्रवृत्ति से है जिसमें प्रदूषक जैसे जैसे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाते हैं, वैसे वैसे उनका सांद्रण यानी सांद्रता, यानी उसकी जो क्वांटिटी है
वो भी बढ़ता जाता है। इस प्रकार जैव आवर्धन में आहार श्रृंखला की एक कड़ी से अगली कड़ी में प्रदूषकों की सांद्रता बढ़ता है। ठीक है, तो जो जैसे कि अगर आप एक आहार श्रृंखला का एक उदाहरण लोगे, तो अभी जो उदाहरण आप लिए थे ऊर्जा पिरामिड वाले में, उसमें ही जो उदाहरण था उसी को आप ले लीजिए, समझने में और सुविधा होगी। जैसे घास में जो पीड़कनाशी या कोई वैसा रासायनिक तत्व उपयोग किए, उसमें सपोज कि उसमें 10 पीपीएम, पीपीएम कहने का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, यानी हर मिलियन पे कितने भाग उसमें उपस्थित है। तो मान लीजिए 10 पीपीएम अगर पादप में थी उसकी सांद्रता रासायनिक की, तो उस घास को अगर खाता है टिड्डा, तो टिड्डा में ये दुगनी हो जाती है बढ़ करके। ठीक है, तो 10 पीपीएम की जगह उसमें हो जाएगा 20 पीपीएम। अब वही 20 पीपीएम वाला टिड्डा को अगर कोई मेढक खाता है तो उसमें हो जाएगा 40 पीपीएम, और उस मेढक को जब खाएगा सांप तो सांप में हो जाएगा वही 80 पीपीएम। तो ये जो बढ़ती जा रही है ये प्रदूषक तत्व, ये रासायनिक तत्व, इसी को बोलते हैं जैव आवर्धन। ठीक है, तो यही हो गया जैव आवर्धन, ये बढ़ते हुए तत्व को बोलते हैं। ठीक है, तो ये तत्व जो बढ़ता जा रहा है, और ऊर्जा प्रवाह में क्या हो रहा था, ऊर्जा घटती जा रही थी, ऊर्जा जो है ऊपर घटती जाती है, लेकिन बायोमैग्निफिकेशन जो है यानी जैव आवर्धन क्या हो गया, इसमें रासायनिक तत्व बढ़ता जाता है हर कोशीय स्तर पर। तो परिभाषा तो आप इस तरीके से लिख दोगे। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी व्याख्या कैसे देनी है वो देखिए, देखिए आपके स्क्रीन पे सामने है कि कैसे क्या लिखना है, इसमें उदाहरण देना और क्या। तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा करके पैराग्राफ बदल करके आपको लिखना है कि हम फसलों को रोगों से बचाने के लिए कीटनाशक, पीड़कनाशक आदि रसायनों का छिड़काव करते हैं। ठीक है, इनका कुछ भाग मिट्टी द्वारा भूमि में रिस जाता है, जिससे पौधे जड़ों द्वारा खनिजों के साथ ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, ये हो रहा होता है, जो भी मैं समझाई बस उतनी बात लिखनी है। तो जब वो पौधे उसको खींच लेते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं, इन्हीं पौधों के उपयोग से वे रसायन हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तथा पौधों के लगातार सेवन से उनकी सांद्रता बढ़ती जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जैव आवर्धन का विस्तार होता है। ठीक है, यही जैव आवर्धन का इसके वजह से विस्तार होता चला जाता है। अब उदाहरण के तौर पे क्या लिखोगे, उदाहरण देखिए, बहुत ही मजेदार उदाहरण है कि उत्तरी अमेरिका में मिशिगन झील, मिशिगन झील आप सुने होंगे, वहाँ उत्तरी अमेरिका में मिशिगन झील के आसपास मच्छरों के मारने के लिए बहुत अधिक डीडीटी का छिड़काव किया गया था। ठीक है, जिससे पेलिकन नामक पक्षियों की संख्या बहुत कम हो गई। ओके, अब ऐसे पक्षी की संख्या क्यों कम हो गई अगर इसका छिड़काव किए, तो देखिए कैसे हो गई। पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा यह पाया गया कि पानी में प्रति 10 लाख कण में 0.2 कण डीडीटी यानी 1 पीपीएम यानी 1 पार्ट्स पर मिलियन है। डीडीटी के उच्च स्तर के कारण पेलिकन पक्षियों के अंडों का आवरण पतला हो गया, जिससे बच्चों के निकलने से पहले ही अंडे टूट जाते थे। ठीक है, तो वो जो है ये रासायनिक तत्व जो बढ़ता चला गया, तो वो जो पक्षी के शरीर के अंदर वो प्रवेश किया, और पक्षी के शरीर के अंदर जो ये रसायन प्रवेश किया, उसके कारण उसके अंडों की झिल्ली जो है वो बहुत पतली हो गई, और वो पूरी तरीके से परिपक्व होकर उससे पक्षियां स्फुटन के बाद निकलती, उससे पहले ही अंडा टूट जा रहा था। ठीक है, तो उसके रासायनिक तत्व के बढ़ने की वजह से हुआ, जबकि पानी में वो चीज था, लेकिन पक्षी में क्या असर हुआ, तो उस पानी में पाए जाने वाली मछलियों को खाने से, और पानी में जितना था वो मछलियों में गया, उससे ज़्यादा हो गया, फिर मछलियों को जब पक्षी खाए तो उसमें और ज़्यादा हो गया, और इस तरीके से पक्षियों पर असर पड़ा। ठीक है, तो ये उदाहरण हो गया। अब यहाँ पे एक चित्र भी आपको दिखाना है। ठीक है, कि चित्र दिखा करके आपको ये समझाना है। तो आप स्क्रीन पर देखो, आपके सामने ये चित्र सामने है। ठीक है, तो चित्र में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ दिखाया गया है। आपको यहाँ पे चित्र में पूरा चित्र नहीं बनाना है परीक्षा में। ठीक है, भले आपका यहाँ चित्र है पर वो आपको बनाना नहीं है, सीधा सीधा आपको सिर्फ लिख देना है वाटर यानी जल, प्लैंकटन यानी सूक्ष्म जीव, और उसके बाद ऊपर लिख दोगे फिश यानी वहाँ पर फिश की जगह पर आप लिख दोगे मछली, और उसके बाद ऊपर है पक्षी, बर्ड। ठीक है, तो आप वहाँ सिर्फ नाम लिख दोगे, वहाँ बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो जल में देखिए कि 2 पीपीएम रासायनिक तत्व जो है वो 2 पीपीएम है। तो रासायनिक तत्व यहाँ पर 2 पीपीएम है यानी पार्ट्स पर मिलियन, और जब वो प्लैंकटन में पहुंचता है तो वो 5 पीपीएम हो जाता है। ठीक है, दुगुना से ज्यादा ही।
उसके बाद फिर जब मछली में पहुँचता है तो वो 200 पीपीएम हो जाता है और जब वही मछली को पक्षी खाती है तो फिर वो 1600 पीपीएम हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन। ठीक है, तो जैव आवर्धन क्या होता है, उदाहरण उसका समझाना था जैव आवर्धन का, वो भी मैं बता दी, और इस जैव आवर्धन को एक चित्र के माध्यम से भी दिखाना था, तो ये चित्र भी आपका हो गया। तो चित्र वहाँ पर एग्जाम में बना दोगे। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल क्या है उसकी तरफ बढ़ा जाए। तो अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 16। 16 में आपको पूछा जा रहा है कि जीन चिकित्सा क्या है। जीन चिकित्सा के द्वारा एडोनिसिन डियामाइनेज के कमी के उपचार के विभिन्न चरणों का वर्णन करें। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी मैं आपको बताई थी कि बहुत महत्वपूर्ण है ये जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी। तो ये जीन थेरेपी क्या है और उस जीन थेरेपी जो संबंधित एक बीमारी है एडोनोसिन डीअमाइनेज नाम की बीमारी, इसकी कमी का उपचार कैसे करेंगे, वो अलग अलग चरणों, उसका विभिन्न चरण को पूरा विस्तारित करके समझाना है। ठीक है, ये 5 अंक का आपका सवाल है, कम से कम 100 शब्द में लिखना है, तो उसी हिसाब से आपको लिखना है। तो पहले समझ लीजिए फिर बताती हूँ कि कैसे लिखना है। ठीक है, देखिए जीन चिकित्सा यानी जीन थेरेपी असल में होता क्या है कि जीन थेरेपी में करते हैं जब कोई अनुवांशिक बीमारी, वैसी कुछ अनुवांशिक बीमारी लगी होती है, तो उस अनुवांशिक बीमारी को ठीक करने के लिए हम जो भी बीमारी होती है, जिस तरह की भी अनुवांशिक बीमारी जिस जीन की कमी की वजह से होती है, वो जीन हम लोग उस जीन को हम लोग किसी जीव से लेकर के वो जीन उसके शरीर में प्रवेश कराते हैं। ठीक है, पर इसको करने के लिए बहुत सारी लंबी प्रक्रियाओं का सामना करना होता है, वो लंबी प्रक्रियाएं होती है उसमें, तो उसी प्रक्रिया को भी आपको यहाँ पर समझाना है। ठीक है, उसमें भी खास एक बीमारी का दे दिया गया है एडिनोसिन डीअमाइनेज का। ठीक है, तो असल में एडिनोसिन डीअमाइनेज यानी एडीए एक ऐसी बीमारी है जो प्रतिरक्षा क्षमता से संबंधित बीमारी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें डीअमाइनेज बीमारी में एक खास प्रकार का प्रोटीन जो नहीं बनता है, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार के रोग बीमारी उत्पन्न होने के खतरे होते हैं। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम लोग एक खास प्रकार के जीवाणु से उसमें से जीन निकालते हैं और उस जीन को जो जीव के अंदर यानी मानव में ये एडीए की बीमारी ठीक करनी है, तो उसके बोन मैरो में हम लोग उसको डालते हैं, यानी अस्थि मज्जा में उसको डालते हैं, तब जाके ये बीमारी ठीक होती है। तो जो जीन निकाल करके उसको ठीक किया गया वो जीन थेरेपी कहलाया, जीन चिकित्सा। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं ये पूरा का पूरा आपको, तो पहले तो परिभाषा पूछी गई है, पहले आप परिभाषा देख लो कि कैसे करना है। तो परिभाषा में आपको लिखना है कि जीन थेरेपी इस विधि द्वारा जीन दोषों का सुधार किया जाता है। ठीक है, अभी मैं बताई तो बिल्कुल वैसे ही लिखना है, जीन दोषों का सुधार किया जाता है। इसमें रोग के उपचार हेतु जीनों को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। जीन चिकित्सा में आनुवांशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार हेतु सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित किया जाता है। ये स्थानांतरित जीन निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर उनके कार्यों को संपन्न करते हैं। जो जीन उसमें निष्क्रिय था या वो जीन जो कार्य करने योग्य नहीं था, अब उसको वो एक्टिव कर दिया, अब उसको सक्रिय बनाता है ये जीन जो आपने बाहर से डाला, तो उसको ये संपन्न करने में मदद करता है। किसी जीव के आनुवांशिक दोष के उपचार हेतु एक या अधिक सामान्य जीन को कायिक कोशिकाओं में प्रवेश कराना जीन चिकित्सा कहलाता है। ठीक है, एक तो ऊपर वाला पैराग्राफ आपको समझा रहा है कि असल में जीन चिकित्सा है क्या, और सिर्फ परिभाषा के तौर पे लिखोगे तो दूसरे पैराग्राफ में सिर्फ परिभाषा के तौर पे भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन 5 नंबर का है, ये 5 अंक का सवाल है आपका, तो इतनी सी जवाब आप उसमें दोगे। ठीक है, तो ये तो हो गई उसमें आपकी बात कि परिभाषा कैसे लिखेंगे। लेकिन अब आपकी बात आती है कि इसमें विभिन्न चरणों का आपको जिक्र करना है एडिनोसिन डीअमाइनेज को ठीक करने के लिए। तो इसके लिए आपको क्या लिखना है वो देखिए। असल में एडिनोसिन डीअमाइनेज जो है एससीआईडी है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिजीज। तो ये डिफिशियंसी डिजीज होती है, डिफिशियंसी कमी होती है इसकी। सीवियर बहुत जटिल है क्योंकि ये एक तरीके से आनुवांशिक बीमारी है जो बड़ा क्रॉनिक है, बड़ा जटिल है ये, तो उससे संबंधित ये बीमारी है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, विभिन्न चरणों में इसको कैसे ठीक करते हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है, देखिए आपके सामने।
एक वंशानुगति दोष है, यानी कि आनुवांशिक दोष है। जो माता-पिता को रहेगा तभी ये होगा। ये नहीं कि अगर एडीए की बीमारी मुझ में है तो मेरे साथ रहने से हो जाएगा, या किसी और को है तो उसके साथ रहने से हो जाएगा। एडीए ये वंशागति बीमारी है, ठीक है? एक वंशानुगति दोष है जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र के घटकों के नष्ट होने के कारण शिशुओं में एंटीबॉडी निर्माण कम हो जाता है, ठीक है? एंटीबॉडी का निर्माण कम हो जाता है। SCID यानी सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी से पीड़ित बच्चे सामान्य रोग, टीकाकरण व रक्त आधान होने पर भी मर सकते हैं। अगर टीकाकरण करें या फिर उसमें कुछ रक्त चढ़ाने की ज़रूरत पड़ गई, अगर ये सब थोड़ा बदलाव अगर हुआ तो उसमें उसकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही कठिन और रेयर बीमारी होती है ये। SCID की 25% स्थिति में रोगी के पास एंजाइम एडिनोसिन डिएमाइनेज या एडीए अगर बोलिए शॉर्ट में, एडीए के संश्लेषण के लिए दोषपूर्ण ऑटोसोमल जीन होता है। एंजाइम की अनुपस्थिति में प्यूरिन उपापचय बिगड़ जाता है व टी लिम्फोसाइट कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। अभी तो वो है क्या वो समझाया जा रहा है आपको। तो ये इस वजह से इस तरह की बीमारी होती है, तो टी लिम्फोसाइट जो है वो कार्य नहीं कर पाता है, वो असमर्थ हो जाता है। एडीए जीन एक स्वस्थ व्यक्ति की श्वेत रक्त कणिका से निकाला जाता है, वृद्धि कराई जाती है तथा रिट्रो विषाणु में प्रवेश कराया जाता है, रिट्रोवायरस, ठीक है? जिससे कि रिट्रोवायरस जिससे कि HIV यानी कि एड्स होता है, उस विषाणु का उपयोग करते हैं इसको ठीक करने में, ठीक है? तो इसमें रिट्रोवायरस विषाणु भी बनाया जाता है। रोगी की अस्थि मज्जा से लिम्फोसाइट वंश कोशिकाएं बाहर निकाली जाती है। वह 2 प्रकार के रिट्रो विषाणु के साथ इंजेक्ट की जाती है। एक एडीए जीन का वहन करती है तथा दूसरी सहायक की तरह कार्य करती है, ठीक है? 2 तरह का विषाणु यूज किया, 2 विषाणु यूज किया रिट्रोवायरस, ठीक है? तो इस तरीके से एक तो है वो मुख्य तौर पे एडीए जीन का वहन कर रही है और एक उसकी मदद कर रही है। जीन वंश कोशिकाओं में दिखना प्रारंभ कर देते हैं। ये कोशिकाएं दोषी जीन भी रखती है, लेकिन इसके प्रभाव अब दब जाते हैं, ठीक है? दोषी जीन जो होता है मतलब जो जीन के कारण ये बीमारी लगती है उसमें भी ये चीज़ रहता है, लेकिन अब हम जो इंसान उसके ऊपर प्रभावी करता है वो प्रभावी वाला अपना प्रभाव दिखाता है और उसका फिर दब जाता है, ठीक है? तो ये कोशिकाएं उसके अंदर उसका प्रभाव दब जाता है। रूपांतरित कोशिकाएं जो अब स्वस्थ वंश कोशिकाओं के साथ कार्यात्मक एडीए जीन वाली होती है, रोगी की अस्थि मज्जा में प्रवेश कराई जाती है, ठीक है? अब ये बीमारी ठीक हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से जीन चिकित्सा किया जाता है एडीए एडिनोसिन डिएमाइनेस बीमारी को ठीक करने के लिए। ओके, तो ये हो गया जीन चिकित्सा और एडीए बीमारी को कैसे ठीक करते हैं उसके विभिन्न चरण। तो हर एक चरण कैसे 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 करके किया गया ये पूरा भी हो गया आपका, ठीक है? तो ये हो गए उत्तर। चलिए अब अगला सवाल देखा जाए, सवाल नंबर 17। 17 में क्या पूछा जा रहा है? 17 में पूछा जा रहा है आपको, अपघटन से आप क्या समझते हैं? अपघटन की क्रियाविधि एवं विभिन्न चरणों का वर्णन करें, ठीक है? तो ये अपघटन से आप क्या समझते हैं? अपघटन क्या हो गया? अपघटन यानी डिकम्पोजिशन, यानी जो डिकम्पोजर अपघटक होते हैं, जो छोटे-छोटे कण को अपघटित करते हैं, वो कार्बनिक तत्वों को पूरी तरीके से नष्ट करके मिट्टी में मिला देते हैं, वो डिकम्पोजिशन प्रक्रिया हो गई, जो डिकम्पोजर अपघटक के वजह से ये अपघटन प्रक्रिया चलती है, ठीक है? तो वो अपघटन क्या हो गया कि कार्बनिक तत्व को अकार्बनिक तत्व में बदल देते हैं, ठीक है? ये हो गया अपघटन की प्रक्रिया। अब वही पूछा जा रहा है कि ये जो अपघटन की क्रियाविधि होती है, वो उसके जो विभिन्न चरण हैं, उसको भी पूरा आपको समझाना है कि इसके कैसे-कैसे ये अपघटित होता है, ये प्रक्रिया चलती कैसे है, ठीक है? तो पहले तो जो इसकी परिभाषा है वो पहले आप लिख लो, उसके बाद फिर इसके आगे आपको जानना है, ठीक है? तो अब क्या लिखोगे सीधी भाषा में कि पुनर्चक्रण
ठीक है, जो पुनर्चक्रण होता है, फिर से वो चक्र चलता है, जैसे कि कोई पोषक चक्र हो गया, ये सब में। तो वो जो चक्र चलता है, उस पुनर्चक्रण के लिए जटिल कार्बनिक अवशेषों का अकार्बनिक कच्चे माल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, खनिज लवण हो गया, इन सब में भौतिक व रासायनिक विखंडन की प्रक्रिया अपघटन कहलाती है। ठीक है, ये अब हो गया अपघटन। अब इसी अपघटन क्रियाविधि को एक-एक स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक-एक चरण में आपको समझाना है। तो देखिए क्या लिखना है आपको। अपघटन की क्रियाएं की मुख्य 3 चरण होती है। एक चरण हो गया अपरद का खंडन, ठीक है? अपरद यानी उसमें जो मृत चीज़ें पाई जाती है, चाहे वो पत्ता सड़ रहा हो, या कोई जीव-जंतुओं का मल हो, या जीव-जंतु का मृत शरीर हो, तो जो मिट्टी पे वो पड़ा है वो अपरद है, तो पहले तो उसका खंडन ज़रूरी है। फिर नीलाक्षण, लीचिंग, लीचिंग यानी उसको पूरी खंडित चीज़ों को फैलाना, उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। फिर अपचय, कैटाबोलिज़्म, यानी जो उसमें रासायनिक प्रक्रिया होगी अब वो ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें होगी तब जाके ये अपघटन की प्रक्रिया समाप्त होगी। तो ये तीनों चरण को आपको लिखना है। लिखोगे कैसे वो देखिए, जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो अपघटन क्रियाएँ 3 प्रकार की क्रियाएँ अपरदों के अपघटन के समय एक साथ होती है। पहला, अपघटन का खंडन कैसे होता है। छोटे छोटे अकशेरुकी जंतु अपरदहारी यानी डेट्रीवोरस कहलाते हैं। ये अपरदों जैसे केंचुए, दीमक, चींटियां, मिलीपीड, स्लग, वुड लाइस, इतना ज़्यादा आपको उदाहरण लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 1-2 उदाहरण खाली लिख दो, केंचुआ, दीमक हो गया, ये सब लिख करके इत्यादि लगा दीजिए, जिसके आदि का भक्षण करते हैं। ये इनको टुकड़ों में विघटित कर देते हैं। अपरद का एक भाग जो अपरदहारी द्वारा खाया जाता है, वह अत्यधिक चूर्णित अवस्था में मल के रूप में बाहर निकलता है। खंडन के कारण यह खाए व चूर्णित किए जाने के दौरान आहार नाल में यह सूक्ष्म कणों में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिनका सतही क्षेत्र बहुत अधिक होता है। ठीक है, मतलब वो जो तत्व वहाँ पड़ा था उसको वो खा करके वो बिल्कुल वो जो है उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब इतना होने के बाद अगली प्रक्रिया होगी निक्षालन की, लीचिंग की। खंडित एवं अपघटित अपरद में जो विलय पदार्थों का अंश होता है, जैसे उसमें शर्कराएँ था, कार्बनिक पोषक तत्व था, ये सब जो चीज़ें उसमें पाई जा रही थी, निक्षालित होकर मृदा की ऊपरी परतों में बरसात के जल के साथ रिस कर नीचे आ जाता है। वो लीचिंग यानी वो जो बीज उसमें तत्व थे वो धीरे-धीरे सीपेज होकर के मिट्टी के अंदर पहुँच जाता है। अब जब मिट्टी के अंदर पहुँच जाएगा उसके बाद क्या होगा, जो उसमें तत्व थे उसमें मृत जीवों के अंदर जिसको वो अपघटित किया, जिसको अपरत तत्वों को नष्ट किया, तो उसमें जो अकार्बनिक तत्व थे अब वो मिट्टी में पहुँच गया। उसके बाद आती है अपचय की प्रक्रिया। अपचय में क्या करेंगे, यह मृतोपजीवी जीवाणुओं एवं कवक द्वारा किया जाता है। ये पाचक रसों का स्रावण खंडित अपरद पर करते हैं। एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल यौगिकों में परिवर्तन कर देता है। इस प्रक्रिया में अकार्बनिक पदार्थ मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से डिकम्पोजिशन होता है, इस तरीके से अपघटन की प्रक्रिया होती है। तो आप इतनी बात ही लिख सकते हो, पर ये थोड़ा-सा आपको क्या है ना कि अपचय कैटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया होती है, उसके अंदर छोटी-छोटी 2 और प्रक्रियाएँ होती हैं, जो कि उसको लिखना ज़रूरी होता है। ये अलग से भी कभी-कभी आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो जितना अपचय तक लिख दिए वो ठीक है, लेकिन अपचय के अंदर भी 2 तरह से ये अपचय की प्रक्रिया होती है, तो उसको भी लिखना ज़रूरी है, ठीक है? तो एक है ह्यूमिनिफिकेशन, यानी उसको हिंदी में ह्यूमी भवन बोलोगे, और दूसरा है मिनरलाइजेशन, जिसको खनिजी भवन बोलोगे, ठीक है? तो ह्यूमी भवन में क्या है, यानी ह्यूमिफिकेशन में यह अपरद के अस्तः अपघटन द्वारा ह्यूमस में बदलने की क्रिया है। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस जब कोई मृत जीव जंतुओं का तत्व होता है उसको ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है? तो वो ह्यूमस हो गया, ह्यूमस में बदलने की क्रिया है। ह्यूमस एक गहरे रंग का रवेदार अंशतः अपघटित कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है? जो रवे जैसा कि हम लोग बनाते हैं ना रवेदार, जो गीला-गीला सा मिट्टी टाइप, उसको बोलते हैं रवेदार। अपघटित कार्बनिक पदार्थ होते हैं।
जो सेलुलोज, लिग्निन, टैनिन्स, रेजिन आदि से समृद्ध होता है। मतलब ये सारी तत्व जो होती है वो पादप की कोशिकाओं के ऊपर जो कोशिका दीवार होती है वो सब उसी चीज़ का बना होता है। लिग्निन, सेलुलोज जो कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका भित्ति इन सब चीज़ों की बनी होती है। तो इन सब में वो आदि से समृद्ध होता है। इनकी अत्यधिक प्रतिरोधक क्षमता के कारण ह्यूमस कुछ अम्लीय व कोलाइड पदार्थ होता है एवं पोषकों के आशय या भंडार के रूप में कार्य करता है। यह बहुत धीमी गति से होने वाला अपघटन है जो ह्यूमस में होता है एवं अल्प मात्रा में पोषकों को मुक्त करता है रहता है जो पादपों द्वारा शीघ्र ही अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपघटन होता है। इसी में एक और है खनिजी भवन। एक तो ह्यूमिफिकेशन यानी ह्यूमस जो मृत तत्व है उसका, और एक है उसमें खनिज पाए जाने वाला, उसका खनिजी भवन भी होता है। तो खनिज भवन में क्या होता है वो देखिए, यह अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, जल हुआ, खनिज लवण हुआ, ये सब के कार्बनिक पदार्थ से अपघटन की क्रिया के दौरान मुक्त किए जाने की क्रिया है। ये सरल एवं विलयशील कार्बनिक पदार्थों के साथ बनाए जाते हैं। जब मृत पोषी जीवी सूक्ष्म जीव पाचक रसों को कार्बनिक पदार्थों पर डालते हैं, सूक्ष्म जीव विलयित कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण स्वयं के उपापचय हेतु कर लेते हैं तथा अकार्बनिक पदार्थों जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, अमोनिया, जिंक, मैंगनीज में मुक्त कर देते हैं। ये पादपों को कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण हेतु उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो और इतना लिखने से आपका बिल्कुल एक सटीक उत्तर होगा और कुछ भी चीज़ इसके अंदर नहीं छूटेगा। ठीक है, वरना आप चाहो तो सिर्फ 3 प्रक्रिया भी खाली लिख सकते हो, अपृत का खंडन, निक्षालन और अपपचय। ठीक है, यानी कि फ्रेगमेंटेशन, डिट्राइटस, लीचिंग और कैटाबोलिज्म। तो इतना भी खाली लिख के छोड़ सकते हो। और कैटाबोलिज्म के अंदर जो ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन है, यानी ह्यूमि भवन और खनिजी भवन, इसको चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं भी। मेरा कहना है लिख दोगे थोड़ा सा तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया 17 नंबर का आपका जवाब। चलिए आगे देखा जाए क्या है। सवाल नंबर 18। 18 में पूछा जा रहा है आपको वैद्युत संचरण। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और आपको मैं क्लास में बताई भी थी कि इसमें से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए आपके सेट में दिया हुआ है, वैद्युत संचरण तकनीक के द्वारा डीएनए खंड का पृथक्करण एवं विलगन की प्रक्रिया का वर्णन करें। ठीक है, तो विद्युत संचरण यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पूछा जा रहा है आपको। ओके, कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया जो होती है उसमें से जब डीएनए खंडन को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, पृथक करते हैं और उसको आइसोलेट करते हैं, तो वो कैसे करते हैं ये पूरी प्रक्रिया आपको समझानी है। ठीक है, पहले तो आप समझा दीजिए कि वैद्युत संचरण क्या होता है, ये तकनीक क्या है, थोड़ा सा वो समझाइए। उसके बाद फिर बताइए कि डीएनए खंड को हम लोग कैसे अलग करेंगे। ठीक है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको समझाई थी एसडीएस पेज करके कि सोडियम डाइक्राइल फॉस्फोट एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो एग्रोज जेल का इसमें उपयोग किया जाता है डीएनए को अलग करने के लिए। ये तब करते हैं जब हमें जैव प्रौद्योगिकी करना होता है, यानी जीन अभियांत्रिकी प्रक्रिया जब करनी होती है। तो जब किसी जीव से हम जीन निकालते हैं तो जीन डायरेक्ट तो नहीं निकालोगे ना, किसी जीव से पहले आप डीएनए निकालोगे, पहले डीएनए को अलग करोगे तब उसमें से हम लोग जीन को निकालते हैं। तो डीएनए हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, किस तकनीक से, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक से किया जाता है। तो कैसे करेंगे इसी का वर्णन करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करोगे इसका, पहले लिख लीजिए तकनीक कौन सी है उसके बाद। तो यहाँ पे आपको उत्तर लिखना है वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन या वैद्युत संचलन जो भी है, वैद्युत कण संचलन एक ऐसी तकनीक है जो किसी विद्युत क्षेत्र का उपयोग करके किसी जेल या द्रव, जेल यानी जो वो जेल की बात नहीं हो रही है, वो मुजरिमों को रखने वाली। ठीक है, यहाँ जेल का मतलब है कि जो लिक्विड तत्व होता है, जो कि तरल पदार्थ होता है, जो पूरा चिपचिपा सा गहरा होता है, वो जेल कहलाता है अंग्रेजी में। जेल या उसको कॉमन भाषा में द्रव बोलिए। किसी जेल या द्रव में अणुओं को अलग करने के लिए की जाती है। ठीक है, तो जेल विद्युत कण संचलन का उपयोग ये इसी को करने के लिए है। अब इसमें हम लोगों को करना है डीएनए के लिए मुख्य तौर पे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखोगे फिर। वैद्युत कण संचलन में माध्यम के रूप में आजकल
एग्रोज का उपयोग किया जाता है। एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना, तो एग्रोज जो है एक पॉलीसेक्राइड है, ठीक है, सकरीय। तो ये जो एग्रोज पॉलीसेक्राइड है, ये पॉलीसेक्राइड का उपयोग इसमें किया जाता है। एग्रोज है क्या? एग्रोज समुद्री घास से निकाला गया एक प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है। एग्रोज समुद्री घास से निकालते हैं, पॉलीमर है ये, ठीक है, ये लिखोगे। उसके बाद फिर अब हमें तरीके पे, इसके तकनीक पे आना है कि डीएनए को अलग कैसे करते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई कि विद्युत कण संचलन यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या, उसमें एग्रोज का उपयोग कर रहे हैं, वो एग्रोज है क्या। अब डीएनए का अलग करने का पूरा डिटेल, यानी कैसे उसको सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे। डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम से काटने के बाद एग्रोज जेल में बने कूप, एग्रोज जेल का एक कूप बना होता है, उसमें वेल बोलते हैं इंग्लिश में उसको, तो उस कूप में लोड करते हैं। यह माइक्रोपिपेट, छोटा सा उपयोग करने के लिए, आप कभी प्रैक्टिकल किए होगे तो उसमें उपयोग में लाए होगे, केमिस्ट्री का भी जब आप लोग किए होगे, बायो में, केमिस्ट्री में सबका उपयोग होता है। तो केमिस्ट्री में माइक्रोपिपेट का उपयोग होता है, एक पतली सी नली जैसी होती है जिसमें मार्क किया रहता है, जिसका छोटा सा होता है, ठीक है। तो यह माइक्रोपिपेट द्वारा किया जाता है। डीएनए को लोडिंग डाई के साथ मिश्रित कर लेते हैं ताकि नीले रंग की डाई को आसानी पूर्वक देखकर डीएनए मिश्रित डाई को एग्रोज जेल में लोड किया जा सके। जेल को विद्युत संचलन यंत्र में डालने से पहले उपकरण में तरल बूफर डाला जाता है, ठीक है। ये तरल बूफर डालते हैं। अब तरल बूफर डालने तक की प्रक्रिया हो गई, इसके बाद भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। तो तरल बूफर डालने के बाद की क्या प्रक्रिया है वो देखिए नीचे। तरल बूफर डाला जाता है। तरल बूफर डालने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद करोगे कि डीएनए खंडों को एग्रोज जेल के छलनी प्रभाव द्वारा उनके आकार के अनुसार अलग करते हैं, ठीक है, उसको अलग कर देंगे। अब ये सारी मशीन के अंदर होती है, उसके बाद ऐसे ऐसे तकनीक करते हैं। तो हर एक मशीन के अंदर हर एक डायग्राम को आपको नहीं दिखाना है, सिर्फ करते क्या क्या है बस उतनी ही बात लिखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझोगे कैसे करेंगे कैसे, तो इसके लिए एक सॉल्यूशन मैं बताती हूँ। यूट्यूब पे आप देखिए कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मशीन होती कैसे है और उसमें कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ आएगा। क्योंकि मैं बोलकर बताऊंगी कि मशीन में कौन सा भाग है, कहाँ है, तो ये आपको थोड़ा कम समझ आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें अलग अलग एक स्लॉट बना होता है और उस हिसाब से कार्य चलता है, ओके। तो जिस हिसाब से इसमें लिखा है आपको उसी हिसाब से खाली लिखना है वहाँ पे, ओके। तो बफर में डालने के बाद क्या करेंगे ना, डीएनए खंडों को एग्रोज जेल की छलनी प्रभाव द्वारा उनके आकार के अनुसार अलग करते हैं। इस कारण खंड जितने छोटे होंगे वे अधिक दूर तक जाएंगे, इसलिए ऐसा किया जाता है। उसके बाद लिखोगे, पृथक डीएनए को हम तभी देख सकते हैं जब डीएनए एथिडियम ब्रोमाइड नाम का एथिडियम ब्रोमाइड नाम का एक तत्व है जो कि इसमें डाला जाएगा, तभी जो अलग किया, पृथक किया डीएनए वो आपको दिखेगा, ठीक है। तो उसके संपर्क में आता है। इसके लिए एथिडियम ब्रोमाइड 1% घोल, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1% घोल उसका लेते हैं, को एग्रोज जेल में मिला दिया जाता है। एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डीएनए पराबैंगनी किरणों के गुजरने से चमकीली नारंगी रंग की पट्टी दिखाई पड़ती है। डीएनए के खंडों को एग्रोज जेल में देखने के लिए एक विशेष उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, जिसे जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, क्या कहेंगे, जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम कहा जाता है। इस उपकरण में नीचे एक बॉक्स होता है जिसमें पराबैंगनी किरणों के लिए एक ट्यूब लगी होती है। इस उपकरण में ऊपर की ओर एक बॉक्स होता है जिसमें जेल का फोटो लेने के लिए एक कैमरा लगा होता है। इस कैमरा का संपर्क एक कंप्यूटर तथा प्रिंटर से होता है, जिसमें जाके वो फिर फोटो दिखाई देता है, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। इसके बाद भी अभी और लिखना है थोड़ा आपको। डीएनए की पृथकृत पट्टियों को एग्रोज जेल से काट कर निकालते हैं और जेल के टुकड़ों को निष्कृत कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को क्षालन एलुजन कहा जाता है। इस प्रकार से शुद्ध डीएनए को क्लोनिंग संवाहक से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए यानी पुनर्योगज डीएनए निर्माण में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब, यानी कि क्या हो गया,
वैद्युत कण संचलन का उपयोग कैसे करते हैं और इसमें कौन कौन से चरण हैं, ये सारी चीज़। तो इतनी बात आपको लिखनी होगी, तब जाके सही तरीके से क्लियर होगा कि असल में ये प्रक्रिया करते कैसे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सवाल आपके एग्जाम में आने का चांस है। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिए और इसको अच्छे तरीके से याद रखने के लिए आप वीडियो को पॉज करके आप कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद इसे याद कर लीजिए। ओके, चलिए अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 19 और ये आज के सेट का आखिरी सवाल है। 19 में आपको पूछा जा रहा है, यहाँ तो ये बहुत ही साधारण सा आपका है 19 नंबर में, और इसलिए क्योंकि इसमें आपको मैच करना है। ठीक है, मैच करना मतलब एक स्तंभ को दूसरे स्तंभ से मिलाना है। तो एक स्तंभ अ स्तंभ को ब स्तंभ से मिलाना है, तो ये बहुत आसान है और इसमें मिलान भी बहुत ही आसान दिया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, पहला नंबर में लिखा हुआ है अ में माइकोरेजा। ठीक है, तो माइकोरेजा को आप किससे मिलाओगे? ओके, तो माइकोरेजा को किससे कैसे मिलाना है वो सब मैं आपके स्क्रीन पे लिख रखी हूँ। तो देखिए, अ को आप नंबर 2 से मिलाओगे, क्योंकि माइकोरेजा क्या होता है, कवक तथा पादपों के बीच का सहजीवी संबंध है ये, तो इसलिए ये 2 नंबर में मिलाओगे। अब 2 नंबर में मिला, जब एग्जाम में लिखोगे ना, तो एग्जाम में ऐसे मिलाकर लकीर खींच कर मिलाकर नहीं दिखाओगे, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही करोगे। ठीक है, जिस तरीके से मैं उत्तर लिखी हूँ बिल्कुल वैसे ही आप एग्जाम में उत्तर लिखोगे। अ का जो होगा उसके सामने लिखोगे, ब का जो उत्तर होगा उसके सामने लिखोगे, ये नहीं कि आप इधर से करके मिला दोगे। ठीक है, जैसे अ का 2 नंबर है, 2 नंबर सामने लिख दोगे। ब का 5 है तो 5 जो उत्तर 5 है वो भी लिखोगे और उसके सामने लिखोगे, ऐसे मिला कर नहीं लिखोगे। ये मिला दिए उधर, फिर उधर मिला दिए, फिर उधर कट कुट करके कुछ समझ ही नहीं आता है कि क्या है, वो तरीका नहीं है मिलान करने का। ठीक है, मिलान करने का ये तरीका है जो आपके सामने है। ठीक है, तो इस तरीके से मिलाओगे। तो माइकोरेजा को नंबर 2 से मिलाओगे, 2 नंबर में है कवकों तथा पादपों के बीच सहजीवी संबंध, माइकोरेजा इसी को कहते हैं। एजोबैक्टर को 5 नंबर से मिलाओगे, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया है, एजोबैक्टर वही करता है। नाइट्रोजन एजोबैक्टर जो है एक जीवाणु है जिसका कार्य है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना। उसके बाद प्रकाश क्या है? प्रकाश अजैविक कारक है। ठीक है, तो वो हो गया, ये 1 नंबर से मिल जाएगा। HIND12 HIND हिंड, ये क्या है? हिंड, बाम, इक्वारा, ये क्या बताई थी? ये एक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस 3 में लिखा है, तो 3 जो है उसके सामने लिख दोगे, नंबर 3 और जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। उसके बाद आपका है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड है आपका 4 नंबर से मिलेगा, गुणसूत्र से बाहर का डीएनए है ये। ठीक है, कोई गुणसूत्र के अंदर जितना डीएनए है, गुणसूत्र से जो डीएनए बाहर निकाला जाता है, उसके बाहर का जो डीएनए होता है उसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। तो ये हो गया आपका एक तरीके से सही मिलान, और इसी तरीके से आपको परीक्षा में भी मिलान करनी है। चाहे मिलान यही सेम रहे या कुछ और मिलान हो, तो मिलान करने का तरीका यही है, लेकिन जो भी वहाँ पर सही उत्तर होगा वो आप लिखोगे। पर अगर आप सारा का सारा सेट कर लेते हो तो उसी सेट में से ही रहेगा, ज़्यादा बाहर से कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो सारे के सारे सेट आप अच्छे तरीके से कर लीजिए, और ये सेट ही आपके परीक्षा में एक बढ़िया नंबर दिलाएगा। तो जितने सारे सेट्स मैं अपलोड करते जा रही हूँ वो सब के सब आप देखिए, जो भी उत्तर आपके पास पहले से है वो आप देख लीजिए। अगर मेरा उत्तर आपको पसंद आ रहा है तो वो आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, याद कर लीजिए, और मैं समझाते जा रही हूँ इसलिए उसको ध्यान से समझते चले जाइए। एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करिए, बैक जाइए, फिर उसको देखिए। 1-2 बार सेम चीज़ सुनोगे तो फिर आपको याद भी हो जाएगा। एक ही चीज़ जो मैं बोल रही हूँ अगर वो आप 2 बार 3 बार प्ले करके सुन लेते हो तो वो आपको याद हो जाए, तो इस तरीके से आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिए, शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी परीक्षा जा सके अच्छा। ठीक है, बच्चों से, अपने दोस्तों से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। ओके, तो उसके साथ भी शेयर कर लीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल जाए। ओके, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि और भी सेट मैं अभी अपलोड करूँगी, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लीजिए। उस नोटिफिकेशन बेल की वजह से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब मैं वीडियो वो आपको अपलोड करूँगी। ठीक है, चलिए, ओके, आज आपका सेट 2 कंप्लीट हो गया। सेट 3 भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। ओके, बाय बाय बाय।